जो मुझे दिया गया है बोलने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चला जाऊं। ज्यादातर जो लोग हैं, जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर काम करता हूं, वहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो गांव से आते हैं, विलेज से आते हैं, और उनकी जो समस्या जो होती है डॉक्टर होने के नाते, हम लोगों को कई बार लगता है कि जो मेडिकल प्रॉब्लम है उससे ज्यादा कहीं थोड़ी सी मानसिक तो नहीं बोलना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब तक साइकेट्री या साइकेट्रिस्ट उसको प्रूव नहीं कर देता, तो लेकिन निश्चित रूप से प्रेजेंट मूड नहीं रहता, उनको कोई भी चीज बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। सो मुझे जो टॉपिक दिया गया है, असेसमेंट ऑफ लोनलीनेस एंड एलोननेस एमंग द एल्डरली इन रूरल एरियाज। अभी मैं मैडम सुब्रा को सुन रहा था, जिस ढंग से क्योंकि एक इंटरनेशनल यूक्ला स्कोर है, उसको मैं काफी डिटेल में गया, और उसमें कुछ जो चीजें हैं हमारे कंट्री में वो फॉलो होते हैं। लाइक उसके 3 मेन क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर अमेरिका में बात करें हम, पर्टिकुलरली अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया एंड द रेस्ट ऑफ द जो एरिया जिसमें लोग बाग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो लिया हुआ है वो यूथ को लिया हुआ है। वहां पर यूथ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज्यादातर लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 18, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, अपने काम धंधा करते हैं, अपना खुद का कमाते हैं। उनके घरों में बहुत कम अपने माँ बाप के जो एसेट्स होते हैं उनमें उनका कोई रोल रहता है। लेकिन उन यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि ये बच्चे भले यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे ब्रिलियंट रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों में भी अनप्रेजेंटनेस, डिप्रेशंस और कई सारे जो सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं। तो एक वो हमारे कंट्री में भी ये बड़ा, अभी जो मैं वास्ट मेजॉरिटी में देख रहा था, चाहे वो सिटी में हो चाहे गांव में भी हो, उनको लगता है जरूर वो पढ़ तो रहे हैं, बट सर्टनिटी कुछ भी नहीं है कि आगे क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, काम धंधे क्या होंगे। गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फार्मिंग है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अगर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आगे चल के क्या करने वाले हैं आप, किसी भी स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो बोलता है साहब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नौकरी के लिए कर रहे हैं, और नौकरी नहीं है यहाँ पर। जब उनको पता चलता है कि नौकरी नहीं है, तो हमारे कंट्री में भी सीधा सीधा सा उनके उसमें इम्पैक्ट पड़ने लगा है। दूसरा है टीन मदर्स, क्योंकि यूक्ला स्कोर में ये कहते हैं कि भाई वहां पर खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर जो बिना प्रॉपर शादी के, बिना प्रॉपर उसके वहां पर जो भी सारी चीजें होती हैं, उसमें उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे कंट्री में थोड़ा सा बचा हुआ है, सोशल स्टिग्मा ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर इसको स्टडी किया जाए, शादी के बाद में उस पर्टिकुलर महिला को जो कि बहुत जल्दी माँ बन जाती है, उसकी मनोदशा या मानसिक स्थिति को हमारे यहाँ पर एनालाइज नहीं किए जा रहे हैं। ये भी एक समस्या अब हमारे यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, खासकर जो रूरल एरिया में हम लोग देख रहे हैं, लो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस। तो जब उसके पास में ये सारी चीजें नहीं हैं, मनोदशा को हम लोग रेट करने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं होता जब तक कि उसकी कोई बीमारी सामने नहीं आती। और जिन लोगों को शुरू से ही डिप्रेशन या फिर निगेटिव फीलिंग, बहुत कॉमन एक बोलचाल की भाषा में मैं बोलूं तो वो चीज धीरे 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 करके घर कर जाती है, और वो एक्सप्रेसिव नहीं रहते, बताते नहीं हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको खासकर रूरल एरिया में अभी रिसेंट पास्ट में लगभग 10 साल का एक अभी स्टडी हमने निकाला हुआ है। उसमें पहले ऐसा बोला जाता था, आज से 2 डिकेड पहले, कि गांव के लोग मेहनतकश लोग होते हैं और उनको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होती, वो बड़े खुले हवा में रहते हैं, इसलिए उनको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक स्टडी यहाँ पर आई है जिसमें चूंकि मनोदशा ऐसी रहती है, वो लोग अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं, अनसोशियल हो जाते हैं, नहीं जाते टोबैको च्यूइंग या किसी भी रूप में तमाम सारे जो चीजें हैं ये करने लग जाते हैं, कुछ और भी चीजें करते हैं। अभी एक स्टडी बड़े आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, जो चिमनी होती है, या फिर पहले गांव में उसको कैंडल बोलते थे, जो कि पेट्रोमैक्स जैसा एक होता था, उससे जलाते थे। तो कई सारे जो लोग हैं उसको फ्यूम को लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन वो छुप छुप के लेते हैं इन सारी चीजों को। तो ये सारे उस
डिप्रेसिव मनोदशा की स्थिति होती है और वो बाद में ये सारी चीजें पहले क्रॉनिसिटी में डेवलप होती है, क्रॉनिक इलनेस होता है, उनको घर वालों को समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, या घर वाले कई बार तो ध्यान भी नहीं देते अपने उसमें। जब तक वो एक्यूट प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है तो वो उस समय लगता है कि भाई ये क्या हो गया, इसको अचानक से क्या बीमारी हो गई, अभी तो कुछ समय पहले थोड़ा सा शांत था। कई बार हम उसके शांत रहने को उसकी हैबिट समझने लगते हैं। हमारे यहाँ चूंकि काउंसलर नहीं है, हम लोग नहीं जानते, हमारे मेडिकल फेटर्निटी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक कि पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आता, हम उसकी मनोदशा या उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं, हमारा सोशल जो बैकग्राउंड है उसमें कोई बगल का भी आदमी अगर शांत रहता है तो हम लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही है, शुरू से हम जब से उसको देखे हुए हैं वो शांत ही रहता है। सडनली कभी कभी उसको कुछ ऐसी जो बीमारी उसके साथ में जो चल रही होती है क्रॉनिसिटी, वो कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है, तो वो एक्सपायर हो जाता है। बोलते नहीं नहीं रात में तो खाना खाया था और सोया, उसके बाद वो उठा ही नहीं। ये जो चीजें हैं इनका जो एनालिसिस है हम लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली रूरल एरिया में अभी हम देखते हैं कि जो मॉर्टिलिटी रेट है उसका अगर डाटा निकालें, ज्यादातर घर वाले जब वहां पर हेल्थ की टीम आती है कि भाई कैसे एक्सपायर हो गया, तो बोलते नहीं वो काफी समय से बीमार चल रहा था। तो ये मान लिया जाता है कि उसको कोई ऐसी बीमारी थी, लेकिन ये नहीं कोई बताता कि वो उसकी मनोदशा गड़बड़ थी। उसको अगर ध्यान दिया जाता तो संभवतः ये जो व्यक्ति है आज हमारे बीच में होता, ठीक ठाक काम कर रहा होता। तो काम नहीं है लोगों के पास में, उनके पास में एक्सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे सोसाइटी में कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो उनको जाके पूछें, समझें, उनको समझाने का प्रयास करें। और घर में चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो, अब तो खैर ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली बची नहीं है, गांव में भी अब वो न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है। तो सब लोग अपने अपने काम धंधे में रहते हैं, जो लोग काम करने की स्थिति में रहते हैं, जिनकी मनोदशा ठीक रहती है। घर में अगर कोई भी एल्डरली माँ बाप रहता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, सवेरे था ऐसी बैठा दिया था, नाश्ते का नहीं पूछा जाता, उनसे उनके हालचाल नहीं पूछे जाते। उनसे जो बच्चे हैं आज के, जैसे हमारे जो भी नाती पोते हैं, उनको दूर रखा जाता है, क्योंकि गांव में भी अभी प्रचलन हो गया है कि अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को। तो वो जो हमारे एल्डरली हैं उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको हिंदी की सीख दी जाती है, उनको बोला जाता है कि इंग्लिश में बात करना है। तो हमारे एल्डरली उन सारी चीजों में पीछे रहते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा सोशल एस्पेक्ट है जिसमें आज यहाँ पर सोचने की जरूरत है। और अगर हम ये नहीं सोचते हैं तो उस ग्रुप को, जो लगभग पूरे नेशन का और रूरल एरिया में जो एल्डरली हैं लगभग वो 27% हैं, उन 27% को हम ऐसे दशा में छोड़ के रखे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, अनप्रेजेंट मूड की वजह से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे प्रमुख हार्ट डिसऑर्डर है। महिलाओं में ये बहुत प्रमुखता से देखा गया है। अभी एक WHO का मेरे पास में वो भी आया है कि डिप्रेसिव या फिर जो मैनिक, जिसको अक्सर लोगों ने कहा हुआ है, उन ऐसे महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है बनिस्पत कि उन लोगों को जो कि प्लेजेंट लाइफ जीते हैं, जो ठीक है। एक कॉमन कंसेंसस ये भी है कि महिला और पुरुष की तुलना में अगर दोनों किसी ऑफिस में ऐसे काम करते हैं तो वहां पर जो पुरुष काउंटर पार्ट है उसको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो कि इस ढंग से अनप्रेजेंट मूड में रहते हैं, जो थोड़े से मानसिक उनकी अवस्था ठीक नहीं रहती है, ऐसे महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया हुआ है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, खासकर ऐसे जो लोग हैं उनको, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बोला कि उनको सांस लेने की बीमारी, अस्थमा और भी दूसरे, और खासकर अभी ये कोरोना के बाद में ऐसे जो लोग, क्योंकि पहले से ही प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, मस्कुलोस्केलेटन साथ में उनका बहुत ही कंप्रोमाइज है, न्यूरोमस्कुलर जो चीजें हैं वो कंप्रोमाइज हैं, तो मानसिक तौर पे, हार्ट के तौर पे, लंग के तौर पे उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। तो ऐसे जो, अगर हम मॉर्टिलिटी पे बात करें अभी कोरोना के बाद में, तो ऐसे लोगों की मृत्यु बहुत हुई है। खुदा ना खास्ता आगे कभी और भी ऐसी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आए तो ये जो लोग हैं हमारे, ये जो ग्रुप है, ये ज्यादा ऐसे हाई जोन में है जिनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अतिरिक्त जो दूसरे जो मॉर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम्स है, लाइक ओबेसिटी, क्योंकि ये बैठे रहते हैं, ज्यादा सेंट्रल ओबेसिटी रहती है इनको, एब्डोमिनल ओबेसिटी रहती है, इनकी पाचन शक्ति बहुत गड़बड़ रहती है। क्योंकि ये नहीं बताते, किसी को नहीं बता पाते, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो धीरे धीरे ये अपना ऑटोमेटिकली खाना बंद कर देते हैं। क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं तो सपोज कभी अगर कोई पूछा भी तो दवाई इसको क्या दिया जाए,
तो वो एक वो समस्या होती है। वहां से पूरे जीआई सिस्टम की जो भी समस्याएं हैं उनको, ऐसे जो लोग हैं, कुछ केसेस में देखा गया है कि स्टमक का कैंसर या आंत का जो कैंसर है ये ज्यादा रहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता रहता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं ये, और भी दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्मोक से लोग छुप छुप के स्मोक्स लेते हैं जब भी इनको जो मौका मिला, गांव में जो भी उपलब्ध है, या कभी कभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक प्रचलन है जहां पर ऐसे जो लोग हैं उनको टोबैको फ्रीली, घर में जब कोई आता है तो मान सम्मान के रूप में टोबैको दे दिया जाता है। ऐसे जो लोग हैं जितना उनको पीना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ले लेते हैं ये लोग, और उसको रख लेते हैं, उसको वो कुछ पुड़िया बना के या फिर किसी डब्बे में बंद करके, तो जब जैसा चाहे मन खाते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है। दिस इज अनदर दी सोशल दी प्रॉब्लम, सोशल स्टिग्मा, जिसको हम लोगों को देखने की जरूरत है। कुछ ऐसे जो लोग हैं जो एनजीओ के रूप में काम करते हैं या फिर हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, उनको बताया जाना चाहिए। एनीमिक निश्चित रूप से, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, अगर वो थोड़े से एल्डरली हैं, जो ऐसे माँ बनने की उम्र में है, वो उनका जो हीमोग्लोबिन का एक एवरेज लेवल देखा गया है वो लेस देन 7 ग्राम % होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कभी भी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती हैं, जबकि एज ठीक ठाक रहता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि जो जिनकी उम्र लगभग बढ़ती चली जाती है 30 साल के ऊपर, ये अर्बन एरिया में है, लेकिन रूरल एरिया में क्योंकि न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड बहुत गड़बड़ है उनका, और ऐसे जो मानसिक, कभी कभी उनकी जो शादी जिस बैकग्राउंड पे वो सारी चीज होते हैं, ससुराल में उनकी जो स्थिति होती है वहां पर कोई एनालाइज करने वाला नहीं होता है। दिस इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो उन महिलाओं के लिए है। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं हमारी स्टडी में, जिनको मैं देख रहा था इंडियन कंटेस्ट में और रूरल उसमें। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, निश्चित रूप से कोई इस पे बात नहीं करता। प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस कुछ नहीं होते वहां पर, खाने की कोई प्रॉपर उम्दा व्यवस्था नहीं होता, घर में जो मिला उसको खा लिया। ऐसे जो लोग हैं जो डिप्रेसिव रहते हैं, वो उनकी बड़ी मोनोटोनस लाइफ रहती है, मिला तो उसको खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, या फिर कभी कभी तो वो बहुत दिन तक, करीब 1 हफ्ते तक घर वाले ये मान के चलते हैं कि अभी शायद ये फास्ट कर रहा होगा, उपवास कर रहा होगा किसी चीज का, किसी भगवान के उसमें वो लीन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो उसको अगर पूछो तो ऐसा ही कुछ, या तो स्माइल करेगा या हाँ ठीक है ऐसा, मैं अभी ठीक हूँ। इसमें देखने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ बिहेवियर चेंजेस होते हैं तो वो सारे चीजें किए जाना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उन लोगों को, खासकर जो 30 साल के ऊपर के हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, अपना खुद का भी काम करें, परिवार को ही पाल सकते हैं, लेकिन हम एक एंजाइटी, बड़ा एक वर्ड इसमें आया, हम लोग एंजाइटी किसको बोलते हैं? एंजाइटी उसको बोलते हैं कि सपोज करें मैं कहीं पर एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ या कुछ करने जा रहा हूँ, इंस्टेंटली उस समय मुझे लगता है कि पता नहीं वहां पर क्या होने वाला है, क्या नहीं। यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर उन लोगों को शुरू में शायद एंजाइटी रही होगी, एंजाइटी फॉलोड बाय डिप्रेशन, यहाँ पर वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो कुछ भी नहीं बताता, कोई एक्सप्रेस नहीं करता, सारे जो चीजें हैं। तो कभी कभी उसके साथ वाले जो उसके दोस्त रहते हैं या उसको जान रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं पहले ये बहुत टॉकेटिव था, कुछ जो सारी चीजें बात कर रहा था, अचानक से ये चुप हो गया। चुप क्यों हुआ? क्योंकि जो समय था उसमें उसको जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, जहां पर एक सोशल सपोर्ट मिलना चाहिए था, फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सब चीज नहीं हुआ। तो ऐसे लोग, ये बताने का अभिप्राय ये है कि कभी भी अगर ऐसा लगता है अचानक हमारे बीच से हमारे कोई भी साथी या हमारे जिनको हम जानते हैं, उनके मूड में चेंज होने लगे, बिहेवियर चेंज होने लगे, तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसी क्या चीज हुई है। अचानक वो कुछ हंसना शुरू कर देता है, या कभी कभी कुछ और भी ऐसी बातें यहाँ पर लेबल कर दिया जाता है कि नहीं वो शायद कुछ अल्कोहल ले लिया होगा या कुछ और भी चीजें, क्योंकि गांव में थोड़ी सी सारी चीजें कॉमन है। इस प्लेटफॉर्म में मैं शेयर करना चाहता हूँ, चीजें मिल जाती हैं, ले लेते हैं, और क्योंकि वहां पर परंपरा भी है, जहां मैं जिस एरिया में हूँ, तो उसको माना जाता है कि शायद उसने ये सब चीज खाया होगा, लिया होगा, पिया होगा, इसलिए ये सारी चीज कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लगातार ऐसा करता है तो उसको देखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ जो ऐसे लोग चूंकि समय पे अपने क्लीनलीनेस नहीं करते, अच्छे से नहाते धोते नहीं है, कपड़े चेंज नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स उनको रहते हैं, तो लोग धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। उनका इलाज बिल्कुल समय पे कराना चाहिए ले जाके। चीजें हैं अब तो ये कुछ चीजें गांव में देखने को लगातार मिल रही हैं। जब वो बहुत ज्यादा उसको ऐसी चीज हो जाती है, एक कुछ जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, अनप्लान्ड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है। जैसे वो बोलेंगे कि रात में सडनली
चीखने चिल्लाने लगते हैं, या फिर कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और मेरे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जान मतलब वो ये चाहता है कि अटेंशन चाहता है। हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को भी वहां पर ये बताना चाहिए कि इसका जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं कुछ समय से, एक्चुअली हम लोग बताते नहीं है वहां पर हम बोलते हैं कि रात में सडनली ये दर्द हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ दर्द का इलाज शुरू करता है वहां पर, और वो ऐसा कई बार करता है। अगर ये इस चीज को घर वाले बता दें, साथ वाले बता दें कि नहीं नहीं इनको और भी इसके साथ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके साथ में उसकी भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। अक्सर जब हम पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी था क्या, शांत शांत रहता था या फिर थोड़ा सा चिल्लाने वाला, नहीं सर ये तो शुरू से ही ऐसी है। नो, कोई भी व्यक्ति शुरू से ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक अपना लेबल होता है, जिसमें कोडेड एक लेबल इंटरनेशनल उसमें किया गया है, जहां पर हमारे जो मूड अपार्ट फ्रॉम हाउ मच वी आर इंटेलिजेंट, दिस इज डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हर 10 साल का एक एज का रेशियो लिया गया है, वो किसी भी पर्सपेक्टिव में लिया जाए। ऑडिट ये कहता है कि भाई इनके बिहेवियर चेंजेस अगर उस पर्टिकुलर लेवल पे हुआ है, सपोज किसी का 20 से 30 साल के, इसका मतलब है 20 से 30 साल का जो व्यक्ति है, या तो वो खाने कमाने वाला होगा, या फिर वो अगर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, तो यहाँ पर वो जॉब को तलाश रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिला, फैमिली इन्वायरमेंट बराबर नहीं था, किसी और चीज में वो इन्वॉल्व था, वहां से उनको सारी कोई दिक्कत हुई है, तो ये सब भी आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैंने काफी उससे निकाला। रूरल एरिया में निश्चित रूप से जो मोर्टलिटी है, हाई मोर्टलिटी है उन लोगों का, और पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली बीमारी क्या हुई थी। जो हेल्थ के जो लोग आते हैं वो लिख देते हैं हाँ ठीक है, काफी समय से क्रॉनिक एक वर्ड यूज किया जाता है, क्रॉनिक ये बीमार था, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो क्रॉनिक बीमारी क्या थी, क्या वो मानसिक बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस था, हार्ट की बीमारी थी, कुछ और भी चीजें थी। तो ये इस तरह से यहाँ की जो प्रॉब्लम है, आई वुड लाइक टू से दिस प्लेटफॉर्म डेफिनेटली इस बारे में हम सब लोग सोचें, क्योंकि सभी सेंसिबल लोग जुड़े हुए हैं इसमें। अभी बहुत सारे वर्क करने की जरूरत है, और हमारी एक टीम इसमें काम भी कर रही है। हम लोग जब से अभी यहाँ पर रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, आज इसी सिनेरियो पे एक अभी मैं कैंप करने के लिए भी आया हूं, जहां पर लोगों को टीच करेंगे, हम लोग बताएंगे। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ में माय टॉक इज ओवर नाउ। एनी द क्वेरी रिगार्डिंग द रूरल एरिया यू कैन वेलकम प्लीज। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गंभीर, आपने बहुत ही डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें बताई। एंड कई बार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम लोग सब अर्बन एरियाज में रहते हैं, वी डोंट रियली रियलाइज कि वहाँ पे कितनी सिंपल चीजों का कोई इलाज नहीं है या कोई समझता नहीं है। एंड स्पेशली द एल्डरली ऑल्सो सफर। ये किसी का माइक ओपन है, कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट अगर अपना माइक प्लीज आप लोग बंद कर लें, there's a lot of disturbance. So खास करके जो elderly होते हैं and they are not knowledgeable, they don't know, बिल्कुल रूरल है, so ये problems बिल्कुल हैं। So जो आप लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं, so thank you so much for sharing all this here, Dr. Gambhir, and thank you so much. And इसी के साथ I had already introduced Dr. Ruchi, who was supposed to speak on the rights of the elderly. So she has joined here. So Dr. Ruchi, a very warm welcome to you. Dr. Ruchi, can you hear us? Yeah, I can hear you. Yes. So can you hear me? Dr. Ruchi, and over to you. We've already, done the introduction. I think you were not logged in at that point of time for some reason. So we can begin with your section. Sure. Thank you for having me. Can I share my screen? Yes, Devesh ji, अगर आप उनको share screen का option दे दें, please. No, it is. Yeah, I think it's. She has. Okay. She has it. Is it visible? It is, Dr. Ruchi. Okay. Since the screen is on, I can't put it on slideshow mode, ma'am. I did put it on slideshow. Is it on? Go back to that window.
You cannot see the audience while presenting, actually. Yeah, that's what I wanted to see, Yes. but for some reason I'm not being able to have the option where. Just give me 2 seconds. Not an issue, ma'am. I think while the slideshow is on, the audience won't be visible to you. Once you finish with the slideshow, you know. That's what I thought with Google Meet. That is one issue that we have. Unless until I don't keep it on slideshow, then I can see all of you. Absolutely. Is that, can you see it? Yes, we can. We can. Okay. Okay, good morning everybody, and thank you for having me here. Is this show visible, because I can't see my slides? Dr. Ruchi, we can see your slide. Okay, so then I shall go ahead. So, good morning, and I've been asked to talk about the rights of the elderly. And I was able to hear the discussion of the session before Dr. Gambhir and Dr. Gambhir. So a lot of things that I think came out in those discussions, which I would like to highlight in my session. And the first and the foremost thing is that we have to understand that the elderly come from a very different mind space. And this whole focus that they should understand, they should adjust, and they should do needs to change a wee bit. They need to do things that makes them happy, but we also need to do things that will give them the ambience to be happy. And that is exactly what we deliberate on when we're talking about rights for the elderly. You know, because the rights becomes very important because around the elderly, around aging, there's a whole lot of negative attitudes, stereotypes, judgments, assumptions that, you know, this is what they want, this is how they want to live, etc., etc. And somehow we are always telling them that this is what you need to do, asking them, giving them choices, helping them navigate the changed world, the new normal, as we say, post-COVID. All of these have taken a backseat. So all of this that I'm talking about is essentially evidence of ageism. And ageism is a very, very important component in discrimination. And we've been talking about it for children very, very vociferously. But for elderly, it has just started taking root, though they say 91 is where we became aware of this concept, of this issue. But actually talking about it and deliberating to get some policy issues out of the various governments world over, it actually started taking fast-paced predominance somewhere after the 1998 discussions of the various world groups. Now, very interesting here is that when we're talking about elderly, we're always talking about hospital, health, you know, assisted living, etc. But I remember once we were having this discussion at a particular meeting, and the evidence of aging, one lady turned around and said, the biggest evidence is in anti-aging beauty campaigns, where, you know, you're constantly doling out, you're constantly telling people, don't age, you won't be beautiful, don't age, you have to stop it, if you age, this is what will happen. And the transformation that they show in these various advertisements are basically a very subtle message to tell us that aging may be negative. And these subtleties that are there in the society today, these need to be addressed if we need to understand that why do we need to understand and reach out and work for the rights of the elderly. So largely, if you see, ageism is discrimination against persons of a certain age, and though it is mostly seen for children and for the elderly, now we've also started seeing adolescents and youth as a subset within ageism. So today we are going to be talking about only the elderly, and we're going to understand that how, you know, what do we say, ageism turns into, leads to various stereotypes, prejudices, and discriminations, and how we are acting based upon these differences that we
ascribe to aging, and how does that lead to a reaction from the society? It's not a response from society, it is a reaction to society. So who considers ageism to be a very serious global problem, and they are talking about hostilities across generations, and something that we talk very flippantly about, the generation gap. A generation gap is nothing but hostilities between different generations, where neither side comes down to understand what are the challenges the other is facing. And I remember one participant saying that there is a compromise. Now, many a times there is a thin line between compromise and adjustment. But I think that participant was right when she said that most of our aged people, they turn to compromise. Few of them do turn around and adjust to the changed reality, but majority of them, because they happen to be dependent, and they're dependent even when they're economically independent for various other reasons. And that is why ageism becomes an issue. And ageism has a cost, and it's not something that just happens. It happens very consciously, very subconsciously, but consciously in our practice. So how does ageism come out? Because the kind of different languages that we use. I heard a participant saying that ये बुढ़े लोग हमेशा रोते रहते हैं. Now why do we always say कि ये young आदमी हमेशा रोता रहता है? Or do we say बच्चों के लिए कहते हैं that children keep crying, और ये बच्चा रोता रहता है, ये थोड़ा चिड़चिड़ करता है, तो ये बुढ़ा, ये बुढ़ी, और ये बुढ़े होने पे. These are very, very derogatory terms that we're using. So terms such as aged man, senile, पागल हो गया है, इसको कोई लेना देना नहीं, अपने दुनिया में रहता है, like Dr. Gambhir pointed out. All of these are very, very derogatory terms. We have to have terms that restore the dignity of the people. And what we also tend to do is that when we're talking about issues facing our elderly, we have very, very set options. इनको old age home में डाल दो, इनको senior citizen home में डाल दो, इनको doctor में डाल दो, इनको, we have given them the best of the medical treatment, and that is why we are the best. Now, what one has to understand is that medical assistance, support, etc., you are sharing, giving, doing for a person who has been active and who has been doing these things for you, if you are the child of the person. So for a person to become dependent, to think that yes, the agency to decide is no longer with me, but with the other person who I have only reared and made them responsible for taking decisions, that agency doesn't happen overnight. That shift of decision making doesn't happen overnight. There has to be a dignified process involved. And that is why, to understand the phenomena of aging, we have to understand that gerontology has got two major aspects: social gerontology and biogerontology. Most of the people talk about biogerontology, health issues, bone density, Alzheimer's, etc., etc. Social gerontology, the social, emotional concepts of aspects of aging are very rarely talked about. Many a times in Delhi especially, and many metropolitan cities, I would say, there is this whole concept of NRI, neglected parents. So parents work towards sending their children abroad. Children are sending money, some are not, many are. And they're sending money, they're giving the best of the services that they can for their parents. But parents are lonely. As I heard the initial discussion, they're lonely and they're not alone. They're not lonely only because they don't have anything to do. They're lonely also because somewhere they feel that they are indebted to their children. This indebtedness has to change. This concept of indebtedness, of give and take. Indebtedness has to go into give and take. It has to be a policy of transcribing into a relationship that requires give and take. Now, if that is not done, then there is this whole issue of gerontophobia. What is gerontophobia?
the fear of aging and aging anxiety. So now the interesting thing is the rest of the world, which is not age, they think that those people who have aged, they have accepted their aging. No, they have not, because every task that they're unable to do, we have heard many elderly people say, हम ये कर सकते थे, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम था, and now suddenly they feel we cannot do it any longer. So all of these stereotypes, this inability to do anything is gerontophobia for the elderly. And then there's gerontophobia by the young who say, मुझे इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, मुझे बूढ़ा दिखना नहीं, अरे white बाल आ गया, उसको color कर दो. Why hide? Aging is a normal process, accept it. So why do we have to, why does gerontophobia exist? It is primarily because of these two concepts that exist, and we have to understand these to understand why and how rights has to be actualized. So we have externalized and internalized ageism. Your slide is not moving. We are stuck at... Shucks. Now can you see it? Yeah. Now it's... Oh hell. I was thinking very... Sorry. To the gerontophobia slide, I would like to see. I will. So this is ageism. So this is what I was talking about. And then this is where I was talking about how ageism is in terms of, the words that we use on the right, this side. And the options that we give them are very limited. And options are from us who have not aged yet. Then we come to gerontology, what it is, and why we emphasize on biogerontology, and we do not look at social gerontology. And the social gerontology is playing a huge role these days, especially when I work in the police station. I come across a whole lot of in our outreach programs where people say हमारे पास सारे आराम हैं, सारे शान शौकत है, लेकिन हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है. We have shifted our parents Delhi to Bombay, Bombay to Bangalore, Bangalore to Hyderabad, but what we don't realize is that we've taken the social composition away from our parents. So that is very, very delimiting. Gerontophobia is the fear of aging, ma'am, as I told you, and these age stereotypes have led to practices from both sides. The youth is also fearful of aging. The aging people are also scared of aging. And the whole linearity of aging with death, aging of end of agency is something that we need to end with the understanding that rights has to address this basic fear that is there in people. Now, why does this happen? This happens because there is externalized and internalized ageism, and there is a bias continuum. Now, internalized and externalized ageism hai, I have often heard between the elderly speaking, abhi hum utte buddhe nahi hue, hum us buddhe group ke saath nahi jayenge. So we have to constantly say, na wo buddhe, na aap buddhe hain. So that term that we get from Bollywood, abhi to main jawan hu. So we keep using that and saying that physically whatever may happen, it is the mindset, and that is what I heard Shubhra ma'am saying, that, it's a mindset. It is how you have to activate it. But to get that mindset, we need an external environment which will help them become free, which will help our parents, our grandparents do things that they have repressed over the years. Abhi tak wo ghar baar chalate the, they had learned to kill their needs. We have to help them accept that they have needs and to learn to enjoy their lives. There's a bias of continuum. So now the bias of continuum is very important to understand for the elderly. Normally when we're talking about the elderly, we have one homogeneous picture that the elderly is like this, but elderlies are different. They're disabled elderly, there are gendered elderly, there are health problem elderlies, there are movement problem elderlies. So we have to understand that. And till we don't look at all the elderly issues and all the elderly contexts, the bias will continue. And if we don't understand these ageism concepts and the bias, we will always be doling out microaggression. And microaggression, as we all know, it is about daily verbal, behavioral, environmental indignities. So, har ghar mein I am hearing, and it probably happens in my house also, अरे अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्या तुम पीछे पड़ी रहती हो, हम कर देंगे. Now you have to believe me. But you have to understand that these words that we are using is actually pushing the elderly away from us, because they had probably answered all our needs when we were children. So the expectation is that they will also answer. Now the expectation here is that while I understand your context, you are not understanding my context. It has to be a give and take.
Okay, so we have to have positive attitudes, and I believe that this will be covered in the later sessions. So we have to have positive aging, and we have to have dignified retirement. Now, retirement के टाइम में most of us have seen, अरे अब तो आप फैमिली के साथ रहेंगे, अब तो आप आराम की जिंदगी जिएंगे, whereas actually most people have कि अब मैं करूँगा क्या? What will I do? I remember my father when he retired from his government service and he came back, he said, now I am DDS. I'm a dignified domestic servant now. So I was like, why do you have to be like that? And then I realized that yes, there are no spaces where they can share their expertise because, you know, in that time there was nothing called online. So where have we created these spaces? And when we create the spaces, it's always pro bono spaces. So it is all of these issues that have come together in the international frameworks of human rights. I'm not going to be talking a lot about this because this is all there on the net, but I wanted to give the context why we have to talk about rights. And I'm not left with too much of time as well. So largely when we're talking about the international framework, the most important is the last 3 points that you see on this slide is the UN Principles of the Older Persons, which was adopted in 91. Then we, because the 91 principles were not being activated very strongly, we had the Madrid International Plan of Action in 2002. Now, I remember when this plan of action was being rolled out, countries who were most active were the ones who had the massive aging population. So we had Japan, we had Finland, we had Sweden, and we had Germany, which was already preparing itself for the elderly age dividend. So they wanted a very, very strong component about elderly rights because they felt that if this is not recognized by the governments, if it is not influenced by the UN, then the governments were not in a position to give that space to the elderly. And soon after, that led to the MIPA as we call it, it led to open-ended working group on ageism. Now these international frameworks basically helped us to come up with a plan of action where we assess the implications of aging. We see how the international frameworks are getting joined with elderly people's rights, and what are the good practices now, and how can these good practices be shared across countries and across domains. So when they had this Madrid meeting, they said we need an independent expert, and the independent expert then came up with this whole study of different countries, and she reported in 2016 that MIPA is not sufficient to protect the human rights of the elderly. There needs a whole lot of elaboration because needs of the elderly is widespread. So then there was a resolution, and that resolution said that aging has to be dealt with across countries, and each country has to report what they are doing for the elderly. So the Convention for the Elderly aim to cover the last 8 points that are there on this slide, and the most important is the second point, which says clarify state obligations. And I'm sure many elderly people who are participants today, they will understand. You go to any bank, they'll say a different line for senior citizens, but there is no protocol evolved where senior citizens have got that different. They always have to go and stand, and it's literally a doled out feeling that अच्छा आप बूढ़े हैं ना तो आप आगे चले जाए. नहीं, हम बूढ़े नहीं हैं. The state has recognized that this is my right. So senior citizen subsidies, everybody turns out, अब इनको क्या subsidy देना है तो उनको दो जो अभी जी रहे हैं. Now what are you saying by saying this? You're actually saying that you're dead for me? Critical. So the state obligations have to be very clearly fleshed out. Advocacy and education for the same has to be done. So just like we have 1098 as the helpline, which now is about to change, there is a helpline for the elderly, but are the elderly equipped enough to be able to call a helpline? One has to understand. Legal disputes that the elderly get into, they have no support system, so that needs to be addressed. And they also wanted to find out whether there were alternatives to ageism, so what are the new norms and standards that they can come up with, and how do you change the attitudes towards the elderly people.
So the principles are there on the slide, and it is there for open scrutiny for everyone on the UN website as well. Now, if you see the basic principles, they are basically trying to address equality and non-discrimination of the older people. And the UN rapporteur has very, very, very clearly recognized the fact that because aging has not been recognized as a different subset, one assumes every family, every society will culturally adapt itself to it. But what they have not realized is that the economic system has not led to adaptation, it has led to exclusion. And therefore, the last 3 points on that whole list, respect for difference and diversity, accessibility, and reasonable accommodation, has taken a call, has been emphasized upon by many countries, because they say that the elderly need autonomy, they need independence, they may need long-term care and support and palliative care, but it is not because you are doing them some social service, but it is because dignity is required by every individual, and dignity till the end of life is a need for the elderly. So all of this, unfortunately, in India is seen as that, yes, we have rights, we have given the elderly the space. So many a times I've noticed that in judicial meetings or workshops, or even in NGO meetings, they say, oh, we have all of this. So you have the Hindu Adoption Maintenance Act, the Muslim Personal Laws, the CRPC, which talks of Section 125. And in between, in Delhi, somewhere around 2001, I remember there were a whole lot of cases where the elderly were being thrown out of their houses in prime properties. So it is around that time that this Maintenance and Welfare of Parents Act had come through. Now what happened was that while all of these, that is the various culturally aligned laws and acts that we have, the CRPC that we have, and the Maintenance of the Welfare of Parents Act, while all of these are aligned towards protection, there is no mechanism to make sure that the elderly can access that. If you know a good lawyer, very good. If you don't know a very good lawyer, may God help you types. And then subsequent to that, you have these national policies by the government. But you ask any elderly, and especially in the rural area, as the speaker before me was speaking, they have no idea about these. They know only about widow pension program. They do not know about majority of these pension schemes or healthcare products, healthcare facilities. So finally, when we see in today's scenario, we have to see that how is SDG talking about aging? How is it interconnected? And unfortunately, with a great pain, I say that while the figure on the slide is telling you that while it is supposed to be there and it is aiming to address the needs of the elderly, there is no active delineation of elderly and SDG. So there is an address, there is a statement by the UN, which is there on the slide, especially the second point, that since the aging population is increasing, it is soon going to be more than 50% of the world population. We have to address exclusion and vulnerability and intersectional discrimination. That is very important. So recognizing that there are different kinds of ageisms that exist, we have to recognize the elderly as active agents, and we have to truly transform the society to make it inclusive and sustainable. But what happens here is that inclusive and sustainable, I doubt there is any colloquium where the elderly are a part of SDG discussion. And since there is no colloquium where the elderly are a part of the discussion, you can understand that how feeble is this intent to include the elderly in SDG. So with this, I end my small attempt to say that we have to bring the elderly to the forefront. Thank you very much. And now I can take questions. Very nice, Ruchi. Thank you. Thank you so much, Dr. Ruchi, for sharing all this with us in very concise, very precise kind of information that you gave us. So thank you so much.
I think somebody has started sharing his screen. We will have to take away the... Purushottam, sir, can you please so stop the screen share? Yes. Yes, thank you so much, Dr. Ruchi. And as we move forward, I'll request Aarti to take over from here to introduce our next speaker. Aarti, over to you. Yes. Thank you, ma'am. Moving further with this part of the session where we are going to discuss about the anti-elderly aspects of aging. So starting with it, a good laugh and a long sleep are the two best cures for anything. As we age, our brains change, but Alzheimer's and related dementias are not an inevitable part of aging. So here I present and introduce Dr. Isha Ghosh, who will be discussing on dementia and its effect. So starting with, I would take this privilege to give a brief about Dr. Isha Ghosh. She is an adjunct faculty with MIT University. She has received her master's degree in social work from Delhi University in 2007. And subsequently, she pursued her PhD on the impact of industry-led displacement on indigenous people under the supervision of Professor Zubair Minai, Department of Social Work, Jamia Millia Islamia, and was awarded in 2014 as well. Isha ma'am, over to you. Thank you so much, Ruchi. Actually, before joining MIT University, I used to work in a government autonomous institution called the National Institute of Social Defense. There I worked as a consultant in the old age care division. So today, whatever I'm going to present is what I learned during my tenure in National Institute of Social Defense. So can you please tell me how can I share my screen? Yes, ma'am. So kindly open your PowerPoint and on the lower tab, you can see present now. Just a second. That I have already clicked, and one window is coming where it is written share your entire screen. No, you have to share your only a window. You have to share only a window, not the entire screen. Then you can expect high in the high grade. Okay, is it visible now? No, it's not visible now. Achha, just a second. Okay, it's okay. 100% score hoga. Now is it visible? No, ma'am. Can you try to reshare? You know, 55,000 I already deposited for your fee. And we will deposit 70,000 after every. I don't know how. So you are clicking on present now and you are sharing your window, right? Yeah. I want to share the window, PPT. So can you open your PPT in a different window and then come back to the meeting? Come back to the meeting. Over there, you can see present now. There's a small box with the arrow in it. Are you able to do it? Just a second, ma'am. Yeah, okay. That is deactivated, that present now. Yes, and then you have to select the window. Deactivated. Okay, so Devesh sir, can you check that if everyone can, if Isha Ghosh, Isha ma'am can present yes. her presentation? Yeah, she can present. She can share the screen. And can you share it now? Is it visible now? No, it's not visible to us, ma'am. Okay. I think now it should be visible. No, it's Abha ma'am, can you see the presentation? No.
It's not. Yeah, it's Now it's coming. Yeah, it's now coming. You can take over the session, ma'am. Yes. Okay. Thank you for giving me this opportunity to speak about this very important topic of Alzheimer's dementia. So, why should we know about Alzheimer's dementia? Because it is the leading cause of disability amongst persons above 60 years of age. So, as per WHO estimates, 47.47 million people in 2015 across the world were living with Alzheimer's dementia. And it is estimated that this population will increase to 75.63 million in 2030 and 135.46 million in 2050. India has the second highest population of persons living with Alzheimer's dementia, which is next only to Japan. So in Japan, 4.9% of elderly population are living with Alzheimer's dementia, whereas in India the number is 4.4. Sorry to interrupt, ma'am. Are you moving your slides? Yeah. We cannot. This is my. Slides are not moving. The slides are not moving. Can you please I am in my second slide. Third slide now. Isha, Not showing. Okay. It is only the first slide. It is still the first slide we are seeing. Alzheimer, dementia, and all. Yeah, it's coming. So I'll. Yeah. Now is it moving? Yes, ma'am. So in this presentation, I'll cover a brief introduction of Alzheimer's dementia. I will not go into the cause of the disorder because it includes a lot of medical concepts, and I think I'm not the fit person to do so. So some trained doctor can elaborate on the causes of Alzheimer's dementia. I would rather focus on the symptoms and stages of Alzheimer's dementia so that we could identify the symptoms and can also access medical help at the right time. Then I'll also cover some statistics related to Alzheimer's dementia in India and around the world, and the social cost of dementia in India. And there are a few recommendations for management and care of the disorder. So what is dementia? Dementia is basically a neurodegenerative disorder. So as we age from childhood to teenage to youth, our body undergoes a number of changes. Similarly, when we enter old age, these changes keep on happening. There is changes in our bone density, there's change in our muscle mass. So there's also change in our brain structure. So there are some neurodegenerative changes in the brain, which leads to cognitive and behavioral impairment. The most important symptom of dementia is loss of memory. And this loss of memory is different from these daily forgetfulness that we face. There can be forgetfulness due to stress, due to depression, due to excessive workload, due to ill health. But dementia is loss of memory only due to changes in the structure of brain. And it is currently there is no treatment. There's no curative treatment for dementia. We can stop the progress of dementia through proper management and care, and there are some medications through which we can slow the progression of dementia, but there is no cure for the disorder. And it has a long preclinical period. That is, there is a huge gap between the actual changes that are taking place in the brain and the manifestation of the symptoms. And this makes it difficult for early diagnosis of dementia. It has a progressive course, that is, it does not suddenly happen. There are stages, there are symptoms. The symptoms only get aggravated from time to time. That is, dementia, the course of dementia extends to 10 years on an average. So there is a difference of 10 years from the early stage to the last stage. And it is most prevalent among persons above 60 years of age, and the probability of having dementia increases as the age of the person increases. So in the next slide, we can see a comparison of a healthy brain and a brain of a person who had severe AD. So we can see that there is a massive loss of cells and there is a shrinkage of the brain
of the person having severe AD. So there are different types of dementia. Dementia is basically an umbrella term. It includes different types of disorders. The most prevalent, the most common of these disorders is known as Alzheimer's dementia. It has a share of 50 to 70%, and it is mainly characterized by impaired memory. That is the first thing that people notice in a person who has started having these symptoms of dementia. The second most common form of dementia is vascular dementia, and it comprises about 20 to 30% of dementia types, and it is mostly characterized by mood fluctuations. So these types of dementia are actually categorized on the basis of the part of the brain that is affected and the symptoms that are manifested thereafter. Okay, so and the third form of dementia is the frontotemporal dementia. That is, the frontotemporal part of the brain is affected in this disorder, and it comprises 5 to 10% of dementia types. The early symptoms includes personality changes, mood disorders, and language difficulties. And the fourth type of dementia, which comprises 5% of the dementia type, is the Lewy body dementia. The most common symptom of this form of dementia is tremors and rigidity, what we know as Parkinson's disease. They also have visual hallucination and fluctuation in cognitive ability. So as I had already discussed, that dementia presently is incurable, but there is a way of preventing this disorder. If we look at the risk factors, the modifiable risk factors of dementia. The modifiable risk factors of dementia include vascular diseases. So those who have cardiac problems, CVD, cardiovascular diseases, they are more at risk of developing dementia at their older age. And chronic hypertension also affects the brain. Then obesity, diabetes, smoking, alcohol consumption, and deficiency of vitamin B. All these are modifiable risk factors of dementia. So if we take care of these factors during our younger ages, then we can prevent to a large extent the incidence of dementia in older people and in ourselves also. The non-modifiable factors include age. So as I had already said, that when a person ages after 60, the probability of having Alzheimer's dementia increases. Then a person who has a family history of dementia, that is, if their parents or grandparents had dementia, then the offsprings are genetically predisposed of having this disorder. Then any head trauma which happened at a younger age, that might manifest as Alzheimer's dementia at a later stage in the old age. So these are non-modifiable risks. But if we take care of the modifiable risk factors, then we can prevent the occurrence of dementia to a great extent. Then we move on to what are the symptoms and stages of dementia. So as I had already discussed, dementia has a long preclinical period. That is, there is a long time gap between the actual changes in the brain and the symptoms. But the early symptoms that manifest include simple forgetfulness, losing track of time, and also maybe the person is at loss of word. He wants to say something, but because he does not remember the exact word to use, so he is unable to express himself or herself. And there is also repetitive questions, like a person might have asked a certain thing, but after 2 or 3 minutes, 5 minutes, he will ask the same thing again because he is unable to remember. Then again, becoming lost in familiar places. The moderate or mild stage, middle stage of dementia includes forgetfulness of recent events and people's names. So the person forgets names of near and dear ones. Then becoming lost at home. The problem of loss of words that accentuates and aggravates with in this moderate and middle stage, and there is increased difficulty in communication. The person needs help in personal care because
basic personal care techniques he forgets. Like he will forget how to brush, though he will need some instruction that you have to move your brush like this, you have to wash your face like this. He might forget how to comb, so you have to give him step-by-step instructions. See, move your comb like this. So simple personal care tips has to be given in the moderate or middle stage. Then there are experiences, there are behavior changes like wandering and repeated questions. Wandering is what? Wandering is like a person goes out of home for morning walk or for shopping, and when he comes home, he forgets the way and he wanders in the street for hours and hours together. This is the main safety issue with patients of Alzheimer's dementia, this wandering. So it has to be taken care with patients who have this Alzheimer's dementia. Then in the severe and late stage, these same symptoms get aggravated even more. They become unaware of time and place. They have difficulty recognizing relatives and friends. They will forget the names of their children. They will forget the name of their spouse. They might even forget how his spouse looks. He may identify the spouse with some other person. Then they have an increasing need for assisted self-care. At this stage, the person requires help for basic activities of daily living, like toileting and bathing. He will need help for toileting and bathing, dressing, feeding. Because at the later stage, the person even forgets how to swallow the food, how to chew, how to swallow the food. So they need help in such activities of daily living. They will have difficulty in walking, and the behavioral changes that happened in the moderate and middle stage will aggravate to aggression, delusions, hallucinations, and depression. So these are the symptoms and stages of dementia. Let's have a look at the statistics at the spread of dementia, the magnitude of the problem across the world. So as per Alzheimer's Disease International 2022, every 3 seconds across the world, one person is getting diagnosed with this Alzheimer's dementia. And over 55 million people across the world are living with Alzheimer's dementia, in 2020. The number will be more in 2022, this year. So this number will reach 78 million in 2030 and 139 million in 2050. And it is estimated that the increase of the number of patients of Alzheimer's dementia will be much more in countries of in low and middle income countries, especially in India, because in India the population aging is much more rapid, and the population of the elderly is much more in India. So the fastest growth in elderly population is taking place in India. Hence, it is at risk of having the highest number of persons with Alzheimer's dementia. So presently, Japan is at the first place. So it could happen that India will be the country with the highest population of persons with Alzheimer's dementia. And that is exactly why we need more awareness about this issue, more policies about this problem. So according to this Dementia India report to 2010, there are 4.4 million Indians who are above 60 years of age and have had dementia in 2015. So this is the data for 2015. In 2022, the number will be much higher. The Dementia India report also reveals that the number of amongst the people who are having Alzheimer's dementia, the number of women are much more. This is because of feminization of elderly population. We know that biologically women are conditioned to have a much more have a longer life expectancy compared to men. So the population of women above 60 years of age are much more than men, and therefore in the total population, it is the statistics show that the women have more cases of dementia. But if we do an age-specific study, then there is no difference between men and women. And moving further with the sessions, I think it was really enlightening to the elderlies.
So I request all the elderlies to take the first step, as the Emoha elders has already taken one. So thank you, sir. Now moving further, we have Dr. Anil Gupta sir with us, who is an MBBS, MS, PhD, FFM, and is a consultant eye surgeon at Holistic and Lifestyle Medicine Consultant. Sandeep? Sir, can you mute one of your devices, please? Yes, ma'am. Yes. Hello. So, yes, he focuses on holistic health and 7-dimensional wellness and has expertise in quantum medicine and biophysical science. He has been practicing since 2007. I think, sir, there's one more device connected of yours. Actually, there is a lot of echo going on. Yes. Am I audible? Yes. Yes. I think one of you have one more device connected, Dr. Anil. Sandeep, is there one more device? Can you mute that, please? Yeah, it's coming fine, I think, now. So, Is it okay now? yeah, I think it's coming fine. Thank you, Okay. sir. So, moving further, he has been practicing since 2007. He has a FECO Fellow, Shankara Netralaya, Chennai, and Fellow World Association of Integrated Medicine Awards. He has PhD in Vedic Science and Psychoneurobiology from YSM Universities, Florida. He is also an NLP and PNP master trainer and clinical hypnotherapist. He is the director of Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital, Raipur, Chhattisgarh, and he is the founder and director of Positive Health Zone, a unique well-being center. So I welcome you, sir, to speak and discuss with the elderlies on physical and medical aspects of aging. Over to you, sir. ओम मणिपद में हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुब्रा मैम, आभा मैम और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए। एज ए मेडिकल डॉक्टर, जब मैं सोचता हूं कि एक मेडिकल डॉक्टर को एजिंग प्रोसेस पर क्या बोलना चाहिए, तो सबसे बड़ा इश्यू होता है एल्डरली पर्संस का, वो है डिजीजेस। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है सबसे बड़ा कंसर्न मेडिकल हेल्थ इश्यूज, डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं और 21st सेंचुरी कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी बन चुका है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर हम कह सकें कि मेरे पूरे परिवार के सब सदस्य हेल्दी हैं, या ये कह सके कि मैं टोटली हेल्दी हूं। और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हेल्थ लेवल डाउन आना शुरू होता है और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑटो इम्यून डिजीज, अर्थराइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, एक तरफ एजिंग प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी तरफ अदर टाइप ऑफ इश्यूज लाइक कैंसर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। और एजिंग के अंदर हमें मेडिकल साइंस के साथ साथ होलिस्टिक साइंसेस की मदद लेनी होगी अगर हम एक एजिंग को पॉजिटिव एजिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और साइड बाय साइड ये डिजीज को अगर मेडिकल साइंस के बियॉन्ड हम होलिस्टिक साइंस की मदद से समझें तो बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और अगर हो गई हैं तो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जी भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट आता है कि कैसे हम एक होलिस्टिक वे में एजिंग प्रोसेस को समझें। अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक साइंस, वी आर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मींस ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन इज द फिजिकल पार्ट एंड बीइंग इज द मेटाफिजिकल पार्ट। ह्यूमन का मतलब होता है ब्रेन एंड बॉडी और बीइंग का मतलब है माइंड एंड सोल। अब अगर हम बात करें एजिंग की, तो एजिंग में क्या एज कर रहा है, ह्यूमन या बीइंग? इनफैक्ट दोनों एज कर रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एजिंग है और एक नेगेटिव एजिंग है। यानी ब्रेन और बॉडी डीजनरेट हो रहे हैं लेकिन माइंड एंड सोल इवॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम 50% डीजनरेट होते हैं और 50% इवॉल्व होते हैं अगर हम होलिस्टिकली एजिंग को समझें तो। दूसरी बात है कि जो माइंड एंड बॉडी दे आर इंटरकनेक्टेड। मेडिकल साइंस में एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी। अकॉर्डिंग टू साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, अवर साइकी मींस माइंड,
Mind means our thoughts and emotion. They are directly related to our immune, endocrine and nervous system. यानी जैसा हमारे साइकोलॉजी में चलेगा वैसा ही हमारे इम्यून, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम की प्रोग्रामिंग होगी। तो हम समझते हैं कि क्या एजिंग की वजह से डिजीज आ रही हैं, यानी डीजनरेशन की वजह से, या हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो एजिंग में डिस्टर्ब हो गए हैं उसकी वजह से डिजीज आ रही हैं। इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना होगा। पहला पार्ट होता है पैथोलॉजिकल चेंजेस जो एजिंग की वजह से होते हैं। लाइक अगर मैं एक आई सर्जन की बात करूं तो कैटरेक्ट डेवलप होना बहुत ही कॉमन सी चीज है जिसे हम डिजीज नहीं कह सकते। यानी कैटरेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं ऐसे ही हमारा जो लेंस है आईज का वो डीजनरेशन होगा जिसमें कैटरेक्टस चेंजेस होंगे। तो उसको हम स्लो कर सकते हैं प्रोग्रेस को, बट रोक नहीं सकते और उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे ही अर्थराइटिस है जो हमारे घुटने हैं, हिप ज्वाइंट है, वो स्लोली डिटोरिएट हो रहे हैं, बट उसको भी हम स्लो डाउन कर सकते हैं होलिस्टिक साइंस की मदद से और उन्हें धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक स्टेज आएगी जहां हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज समझ रहे हैं, जिसे हम एजिंग प्रोसेस समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल अर्थराइटिस, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एलर्जीज। अगर हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी की बात कहें तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है माइंड एंड बॉडी आर वन। अगर हमारा माइंड बहुत लंबे समय से फियरफुल है तो ये फियर हमारा इम्यून सिस्टम भी कैच कर लेता है और इम्यून सिस्टम भी डिप्रेशन में चले जाता है, फियरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और बहुत सारी डिजीजेस के लिए हम प्रोन हो जाते हैं इम्यूनिटी डाउन होने से। इसका डायरेक्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हमें देखने को मिला कोरोना के दौरान। बहुत सारे एल्डरली पर्संस या हमारे बुजुर्ग जो कोरोना से डर गए, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जो सोशल मीडिया देख रहे थे, वो बहुत सारी इम्यूनिटी इनहांसिंग ड्रग्स तो ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फियरफुल होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद उन्हें कोरोना कैच कर लिया। उसके बाद कोरोना कैच करने के बाद भी जब वो हॉस्पिटल्स में गए, हॉस्पिटल्स में जाने के बाद कोरोना का फियर इतना था कि सारे मेडिसिन या सारे मेथड्स अवेलेबल होने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में काम कर रहे थे, जिनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी उन्हें किसी भी प्रकार की कोरोना से रिलेटेड। वो एक चीयरफुल स्टेट में थे, फियरफुल स्टेट में नहीं थे, उन्हें कोरोना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और उन्हें कोरोना हुआ भी नहीं या हुआ भी होगा तो उन्हें माइनर से सिम्टम आए पता भी नहीं चला। और कुछ लोगों को अगर हॉस्पिटलाइज करना भी पड़ा तो उनका एक मेंटल एटीट्यूड था कि जो होगा देखा जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे कई एग्जांपल हमारे वेलबींग सेंटर में मैंने देखे जो 75 प्लस थे, जिनका लंग का स्कोरिंग, कोरोना का स्कोरिंग 17 प्लस था, 17, 18, 19, 20 तक था सीटी स्कैन स्कोरिंग, लेकिन उनका मेंटल एटीट्यूड ऐसा था कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो घर में ही सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन से या सिंपल अपनी जो मेडिसिन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी उससे ही ठीक हो गए। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा जो जिनका स्कोरिंग 4 to 5 था, उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, किया नहीं गया, इनफैक्ट वो खुद हुए। वो फियरफुल इतना हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि घर में बचा नहीं जा सकता और वो वहां जाकर वहां पर भी फियरफुल रहे और 4 to 5 स्कोरिंग में ही उनकी डेथ हो गई। यानी फियर ऑफ डिजीज इज मोर डेंजरस देन डिजीज इटसेल्फ। तो हमें एज ए एजिंग प्रोसेस में यह समझना होगा कि हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि अब तो एक एज हो गई है, अब बहुत सारी डिजीज आ जाएंगी, और ये फियर ही हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। सेकेंड पार्ट, जब हमारा माइंड बहुत लंबे समय से हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तुनक मिजाज होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्ड नहीं, और खासकर एजिंग प्रोसेस में ऐसा होना स्वाभाविक होता है। तो ऐसी स्टेज में ये इम्यून सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और दैट लीड्स टू एलर्जीज। जितनी भी एलर्जीज हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं माइंड का हाइपर सेंसिटिविटी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें लॉन्ग टर्म से किसी भी प्रकार की एलर्जीज है, स्किन एलर्जीज, साइनस एलर्जीज या रेस्पिरेटरी सिस्टम एलर्जीज, तो वहां पर हमें साइकोलॉजी पे भी काम करना होगा साइड बाय साइड कि कहीं हमारा मिजाज तुनक मिजाज तो नहीं हो गया है, हम हाइपर रिएक्टिव तो नहीं हो गए हैं। अगर माइंड हाइपर रिएक्टिव है तो
बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्शन शो करेगा। ऑटो इम्यून डिजीज के पीछे साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहता है कि जब भी हम ड्युअलिटी ऑफ माइंड में जाते हैं, कंफ्यूजन में जाते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। सपोज दो ब्रदर के बीच में लड़ाई चल रही है और किसी जमीन को लेकर या किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, तो माइंड कहता है कि यार ये मेरे ऊपर केस कर रहा है, ये मेरा अपना नहीं है। और दूसरी तरफ वो बचपन की यादें, जब एक साइकिल से जाया करते थे, जब खेला करते थे, वो कहता है कि नहीं यार ये तेरा भाई है। यानी ये जो कंफ्यूजन आता है, ये मेरा अपना है या मेरा पराया है, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, सिस्टर्स को लेकर, ब्रदर को लेकर, ये वाइब्रेशन भी इम्यून सिस्टम कैच करता है और ऑटो इम्यून डिजीज प्रोड्यूस करता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जैसे बहुत सारी जो आइटिस हैं, स्क्लेराइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, अर्थराइटिस, थायराइडाइटिस, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज हैं जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के प्रति एंटीबॉडीज बना लेता है और ये एंटीबॉडीज उन्हें डैमेज करना शुरू कर देती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, फिर आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है इस एंटीबॉडीज को डाउन करने के लिए। लेकिन अगर आप इसे माइंड के लेवल पर समझें तो इम्यून सिस्टम ने गलत प्रोग्रामिंग कर ली है माइंड के लेवल पर, और माइंड के लेवल पर अगर हम वापस रिवर्स कर दें, इस ड्युअलिटी को छोड़ दें, कंफ्यूजन को छोड़ दें, क्लैरिटी लेकर आए, तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम की भी वापस प्रोग्रामिंग की जा सकती है। विदाउट मेडिसिन भी ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक किया जा सकता है। ये तो हुई 3 बातें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं कैंसर भी एक कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का ही एक नतीजा है। जापान के अंदर एक रिसर्च किया गया एल्डरली पेशेंट्स के ऊपर, वो मैं शेयर करना चाहूंगा विद द परमिशन ऑफ आभा मैम एंड शुभ्रा मैम। क्या हुआ? प्लीज करिए, शेयर करिए। डॉक्टर्स ने क्या किया, एक 50 लोगों का ग्रुप चूज किया जो 60 प्लस थे और उन्हें 30 डेज के लिए एक रिसोर्ट में रुकवाया गया और उस रिसोर्ट में पहले से सारे अरेंजमेंट थे इन लोगों के कॉलेज डेज के, यानी जो कॉलेज के समय पे म्यूजिक होता था, जो उनका ड्रेस होता था, जो खान पान था, बिल्कुल वैसा ही माहौल क्रिएट किया गया उस रिसोर्ट के अंदर। और रिसोर्ट में जाने से पहले और रिसोर्ट में 1 महीना बिताने के बाद सबके मेडिकल टेस्ट किए गए, प्री रिसोर्ट एंड पोस्ट रिसोर्ट। और रिसर्च में देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों का जो चश्मे का नंबर था वो उतर गया, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज की डोज कम करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों की जो पेन किलर्स की दवाइयां थी वो छूट गई और बहुत सारे लोगों के तो बालों का कलर भी चेंज हो गया, यानी उनके जो ग्रे हेयर्स थे, कुछ व्हाइट हेयर थे वो ग्रे होने शुरू हो गए, ब्लैक होने शुरू हो गए। यानी ये रिसर्च बताती है कि जब आप पुराने लम्हों को जीते हो, जब आप अपने आप को यंग महसूस करते हो, तो आपकी बॉडी भी वैसा ही बिहेव करना शुरू करती है। जो लोग मान लेते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी एज हो गई है, बस मन ने मान लिया तो बॉडी भी वैसा ही बिहेव करेगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों आपके अंदर हैं। ब्रह्मा आपका माइंड, विष्णु आपका ब्रेन और महेश आपकी बॉडी है। ये बॉडी तांडव कर सकती है, शिव तांडव कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु का परमिशन चाहिए। तो यानी अगर हम मन से ये मान लेते हैं कि हम जवां हैं, हम बूढ़े नहीं हुए हैं, तो बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी। रिसर्च बताती है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद आप अपने ब्रेन से, अपने माइंड से अपनी बॉडी को संदेश दे देते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो आपकी बॉडी में सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस, सारे डिजीजेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेशन की तरफ जाती है। और जापान के ओकिनोवा एक आइलैंड है जहां सबसे ज्यादा 100+ लोग रहते हैं, वहां पर रिसर्च किया गया और एक बुक लिखा गया 5 ब्लू जोन्स, उसमें भी दिखाया गया है, बताया गया है कि वहां के लोग 100+ में भी अपने आप को रिटायर फील नहीं करते, उनका काम जो है वो काम करते रहते हैं। एक आंटी हैं जो 120 की हो चुकी हैं, लेकिन वो अचार बनाती हैं, तो उनका डेली का काम अचार बनाना है। एक नाव चलाने वाले पर्सन है, उनका काम है नाव चलाना, स्कूल के बच्चों को नाव से छोड़ना, चाहे वो 130 के हो चुके हैं। तो ये रिसर्च बताती है कि मन के मानने से ही एज होती है, अदरवाइज कोई एजिंग फैक्टर नहीं होता, और रिटायरमेंट होने के बाद ही डिजीज पैदा होती हैं। ये सारी चीजें जो मैं पढ़ रहा था होलिस्टिक हेल्थ में, मैं होलिस्टिक हेल्थ की तरफ क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैंने देखा मेरे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे मदर इन लॉ का, मेरे फादर इन लॉ का, मेरे मॉम और डैड की डिजीजेस का चैलेंजेस, मल्टीपल डिजीज उनको भी आना शुरू हुई। और एज ए मेडिकल डॉक्टर मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सभी हॉस्पिटल्स में कंसल्ट किया, बट
कहीं परमानेंट क्योर नहीं मिला, केवल ट्रीटमेंट मिला। ट्रीटमेंट मतलब सिम्टम्स के साथ जीना सीख जाइए और ऐसे ही चलना पड़ेगा, बल्कि बहुत सारी सर्जरीज बता दी गई। लेकिन मैंने समझा कि नहीं, कहीं ना कहीं इनके चारों के कुछ मेंटल इश्यूज हैं, कुछ इमोशनल इश्यूज हैं जो मुझे समझने होंगे। और होलिस्टिक साइंसेज में मैंने सीखा, सीखने के बाद ये साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सीखा। लेकिन जैसे आभा जी कह रही थी, मैडम आपने कहा था कि वो भरे हुए होते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कैसे किया जाए? मेरे साथ भी यही इश्यू आए कि वो भरे हुए तो हैं, खाली होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उन्हें समझा भी नहीं सकते। फिर मैंने योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के बहुत सारे मेथड सीखे, चक्र विज्ञान सीखा। चक्र विज्ञान के अंदर ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्वर योग के अंदर ऐसी बहुत सारी टेक्निक हैं जहां पर आपको खाली नहीं करना है, बस उन्हें उन टेक्निक्स में जोड़ देना है। और जैसे जैसे वो टेक्निक्स में अपने ऊपर डेली इंप्लीमेंटेशन करते हैं, डेली योग करते हैं, डेली चक्र ध्यान करते हैं, तो जो चक्र हैं वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हमारे चक्र हैं, ये हमारे साइकोसोमेटिक एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी एक तरफ ये बॉडी से जुड़े हुए हैं, एक तरफ माइंड से जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि इनके जो चक्र हैं, मेरे पास एक डिवाइस है GDV बायोवेल एनर्जी हेल्थ स्कैन, उसके द्वारा मैं एनर्जी बॉडी का एनालिसिस करता हूं। ये वर्ल्ड वाइड FDA अप्रूव्ड डिवाइस है। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स के चक्रों को देखा तो देखा वो सभी ब्लॉक पड़े हुए हैं, और उनके ब्लॉकेज का कारण मुझे मालूम था कि उनकी इमोशंस जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो भरे हुए हैं। अब मेरे सामने चैलेंज ये था कि कैसे इन्हें खाली किया जाए। तब हमने चक्र विज्ञान के, जैसे मैं साइकोन्यूरोबिक्स में मैंने PhD किया, उस साइंस को मैंने उनके ऊपर अप्लाई किया, उन्हें चक्र ध्यान सिखाया और देखा, मैं उनके सीरियल स्कैन करता था मंथली, तो देखने में आया कि वो इमोशनली और कूल होना शुरू हो गए, वो अब खुद से खाली होना शुरू हो गए। मुझे नहीं बताना पड़ता था, वो खुद आके हमें कहते थे कि बेटा मुझे ये इमोशन नहीं चाहिए, अब छोड़ दो, उनको दे दो, जो देना है दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस उनके चेंज हुए, और इसका साइड बाय साइड साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी से असर हुआ उनकी हेल्थ पर। जो उनकी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज थी वो ठीक होना शुरू हुई। मेरे मॉम को कैंसर रिकरेंस हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन वो रिकरेंस वापस अपने आप ठीक हो गया, दोबारा से कहीं रिकरेंस नहीं हुआ, कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी। यानी लाइफ फोर्स एनर्जी हम बैलेंस जो होता है उसे ब्लॉक कर लेते हैं हमारे मेंटल इमोशनल स्ट्रेस से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। फिर हमने लाइफस्टाइल में बदलाव लाया, थॉट प्रोसेस में बदलाव लाया, और चक्र विज्ञान के द्वारा हमने उनके चक्रों को खोलना शुरू किया। और जैसे जैसे चक्र खुले, उनकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए, मेंटल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए, और यहां से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ। इसके पश्चात मैंने ये सारी साइंसेस को पिछले 5 सालों से मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बता रहा हूं, साइंटिफिक वे में, मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके। तो एल्डरली पेशेंट्स में एजिंग के दौरान हमें यह समझना होगा कि ट्रीटमेंट जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन, हीलिंग एंड क्योर। प्रिवेंशन मतलब बहुत सारी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आने ही ना दें, और हीलिंग और क्योर कि अगर आ गई हैं तो उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, परमानेंट क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें मदद लेनी होगी मेडिकल साइंस के साथ अदर साइंसेस की, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी। जैसे अभी मेरे से पहले जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही फिलॉसफी को लेकर। हमारा जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस होता है उसके पीछे अनक्लियर लाइफ फिलॉसफी होती है। रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस आर अनक्लियर लाइफ फिलॉसफी एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और मेडिकल साइंस ना तो लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, ना लाइफ फिलॉसफी के बारे में बताता है। हमें मदद लेनी होगी हमारी वैदिक साइंस की, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की, जहां बात आती है लाइफस्टाइल की। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है प्रकृति। प्रकृति इज द यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज पेरेंट्स एज वेल एज टाइम ऑफ बर्थ। And Ayurveda says if a person living his life according to his prakriti, then he can live up to 150 years and without any disease. And if he is not following his lifestyle according to his prakriti, then the vikruti develop. Vikruti means disease state of brain and body. यानी ये प्रकृति क्या है आयुर्वेद बताता है, कैसे अपनी प्रकृति जांचें, उसके बाद अपना लाइफस्टाइल पर्सनलाइज, कस्टमाइज अपनी अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली फॉलो करें। सेम टू सेम बॉडी टाइप, माइंड टाइप होता है लाइफ फिलॉसफी। लाइफ फिलॉसफी मींस द वे, ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। आज हमारी लाइफ फिलॉसफी भी हमारी खुद की नहीं रही है, वेस्टर्न लाइफ फिलॉसफी हो गई है। इसीलिए हम अपनी अनक्लियर लाइफ फिलॉसफी की वजह से मेंटल इमोशनल स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, और ये मेंटल इमोशनल स्ट्रेस साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी के थ्रू बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रहा है।
तो हमें लाइफ फिलॉसफी को ठीक करना होगा तो हमारी वैदिक साइंस पे जाना होगा, समझना होगा। जैसे जो 4 आश्रम थे, किस प्रकार से लाइफ की स्टेजेस को दिखाया गया था, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, क्या फिलॉसफी थी, ये सारी चीजें वैदिक साइंस में लिखी हुई हैं। बस प्रॉब्लम इतना हो गया है कि हमने अपनी वैदिक साइंस को छोड़ दिया है और हम वेस्टर्न साइंस की तरफ जा रहे हैं, डिजीज की साइंस की तरफ जा रहे हैं। डिजीज 1 लाख से भी ज्यादा है, हेल्थ केवल 1 है। अगर हमें डिजीज पे काम नहीं करना है, डिजीज पे अगर हम समझना शुरू करेंगे, एक एक डिजीज को समझने में शायद आपको 1.5 2 साल लग जाए और एक लाइफ कम पड़ जाएगी पूरी डिजीज को समझने में। हेल्थ को केवल 3 महीने में समझा जा सकता है और हेल्थ पे काम करना शुरू कर दीजिए, किसी डिजीज पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस इतना सा ही मैं कहना चाहूंगा। और ये इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम ये नीड ऑफ द डे है और यही आज की डेट में फ्यूचर का फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन है। हमें इंटीग्रेशन करना होगा खुद के लिए और अपने एल्डरली पर्सन्स के लिए भी, प्लस अपनी फैमिली के लिए भी। एक छोटा सा वीडियो मैं शेयर करूंगा लास्ट में, और इस वीडियो को केवल देखेंगे नहीं, हम अपने साथ फील करेंगे इस वीडियो को। यस संदीप। आपने डॉक्टर अनिल इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या बोला लास्ट पॉइंट? आपकी आवाज बीच में चली गई। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर इज द नीड ऑफ द टाइम एज वेल एज फ्यूचर ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर। थैंक यू। यस प्लीज संदीप। एक छोटा सा वीडियो लास्ट में शेयर कर रहा हूं जाते जाते। वेरी रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। क्या आप शेयर करने का परमिशन देना होगा? I think होगा आपके पास। The permission is granted. Yes, okay. Sandeep. In the meantime, if you have any queries, we can take your queries also. अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर से, तो हम मैं ये चाहती हूँ कि आप मेडिकल साइंस प्रैक्टिस करने के और ये अपने पर्सनल रीजन से इस होलिस्टिक हेल्थ की तरफ आए। यस मैम। तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ मेडिकल साइंस इतने डॉक्टर्स हैं और डिजीज का इतना तादाद में ग्रोथ हो रहा है, नंबर्स आर अलार्मिंग, इवन मेंटल हेल्थ अगर मैं देखूं अलार्मिंग, एंड वी नो साइकोलॉजी चेंजेस फिजियोलॉजी, फिर भी डॉक्टर जब हम मिलने जाते हैं तो कोई बात नहीं करते, बताते नहीं है, मतलब भीड़ इतनी है, मतलब इसका क्या त्याज है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो है ही नहीं हमारे देश में, पता नहीं। मैं प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ केयर बहुत करती हूँ, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। ये चेंजेस लाने की जरूरत है मैम, क्योंकि ना अभी पूरे डॉक्टर्स का एटीट्यूड केवल वेस्टर्न साइंस की तरफ है। वो हम डॉक्टर्स इस पूरे मेडिकल साइंस को ऐसे देख रहे हैं, हमें एक चश्मा पहना दिया गया है, इसके बियॉन्ड हम जाना ही नहीं चाहते हैं। और सॉल्यूशन केवल मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस रॉन्ग साइंस है, वो एक बेस्ट साइंस है, लेकिन साइड बाय साइड हमें अदर साइंसेस को इंटीग्रेट करना होगा। वैदिक साइंस को नए तरीके से लाना होगा मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली, और उसे इंटीग्रेट करना होगा मेडिकल साइंस के साथ। दोनों को हाथ मिलाकर चलने की जरूरत है। यस मैम। या थैंक यू। The videos आप ऑडियो सुन पा रहे हैं? ऑन कीजिए। Yes sir, it's coming. ओके। सो दोस्तों, व्हाट्सएप पर मिली हुई एक खूबसूरत कविता हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है। एक बड़ा पावरफुल रिमाइंडर। आरती पॉज हो गया। Yes, I think there's a issue in the connection, sir. Is the video paused? ये तो आप शेयर कर दीजिए हम लोग किसी को। Anil sir, दिवेश जी से बात करो, दिवेश जी से बात करो, ठीक कर सकते हैं या नहीं। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न स्कूल की जल्दी, न स्कूल की जल्दी, न ऑफिस की किटकिट, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का झमेला। सुबह रामदेव का योगा, दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न मम्मी डैडी की डांट, न मम्मी डैडी की डांट, न ऑफिस में बॉस की फटकार, पोते पोतियों के खेल, बेटे बहू का प्यार।
इज्जत से झुकते सर, इज्जत से झुकते सर, सबके लिए आशीर्वाद और दुआओं की भरमार है। जीने की असली उम्र तो 60 है, जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न स्कूल का डिसिप्लिन, ना स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की पाबंदी, ना घर पर बुजुर्गों की रोक टोक, खुद बुजुर्ग हो गए ना स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की कोई पाबंदी, ना घर पर बुजुर्गों की रोक टोक, खुली हवा में हंसी के ठहाके, बेफिक्र बातें, किसी को कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। सभी सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड, आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें। हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स की बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन है, हम यंगस्टर्स को गाइड करने के लिए, प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू फॉर यही कहना चाहिए। मेरे को अंदर ले लो सर, अंदर ही ले लो। हाँ, बच्चे लोग सबसे बोलना पड़ेगा, बंद कर दे। तो एकदम ठीक कहा है कि 40 से 45 से पहले तो हम लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एक्चुअल लाइफ तो 45 के बाद ही शुरू होती है और एक्चुअल ठाठ 60 के बाद शुरू होते हैं, जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और आप लोग रियल इकिगाई हैं, आपसे हमें सीखने को मिलता है। हम तो अभी जीना सीख रहे हैं 45 में, और आप लोगों ने जिंदगी सीखी है। ब्रेन और बॉडी एज कर सकता है, माइंड और सोल वो तो इवॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Dr. Anil, have you talked about the psychology? There's a question. There's a question. Yes, sir. Dr. Anil, have you talked about psychology? Yeah, please. Right, sir. There's a question coming. Yes, ma'am. Prakash sir, can you mute yourself? I think there's disturbance coming. Narendra Pandey ji I want to ask something. Dr. Anil, this is helpful. Yes, sir. This is very helpful. Not only this, there is a whole process of psychoneurobic. How to evolve your chakras and how to balance. Yes, sir. कॉलेज में काव्या फाउंडेशन रायपुर Aura is also major. के सौजन्य से The instrument which you talked, you Narendra, have here. I'm sorry to interrupt in between. नरेंद्र जी को भी म्यूट करो, नरेंद्र जी को म्यूट करो। Narendra, बोलो ना, please. हमारे कॉलेज में अभी नरेंद्र जी को म्यूट करो। नरेंद्र जी अभी आप रुक जाइए। नरेंद्र जी अभी आप, you tell him. नरेंद्र जी, I'm trying to convey, ma'am. Yes. डिजिटल स्नैग है ये सब। यस प्रकाश सर, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, बोलिए। लाभ होगा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, और आगे अपने स्वास्थ्य जब उनका अच्छा रहेगा तो निश्चित आई थिंक देवेश जी, आपको शायद नरेंद्र जी को कॉल करना पड़ेगा, उनको ऐसे सुनाई नहीं पड़ रहा है। म्यूट कर दीजिए, आपके पास he is reopening again and again. That is why I think that call will have to go to. करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम कराते रहें, ताकि हमारे महाविद्यालय। नरेंद्र सर, कैन आप सुन सकते हैं हमको? तो भैया, आप गौरला के प्रसिद्ध व्यवसायियों में आते हैं, समाज सेवी भी हैं, और Narendra sir is on mute only. It shows here, but on the screen. No, he's not on mute. No, Narendra sir is speaking, I think. Right. But if I He's giving vote of thanks. इस बारे में हम आपके भी विचार I'll contact him. Meanwhile, I'll hand over the session to Ritu ma'am. Ritu ma'am, the session. Invite सवाल तो पूछने दो आरती। प्रकाश जी, प्रकाश जी ने सिर्फ यही पूछा कि ये जो बुक है, इज इट रेलेवेंट, इज इट हेल्पफुल? सो आई थिंक वो डॉक्टर अनिल ने उनका जवाब दे दिया है। So, Dr. Anil, beautiful, talk that you gave, and that poem, in fact, बहुत अजीब सी बात है, सुबह मैंने भी ये poem निकाली थी, same poem, जो ending के लिए, but beautifully said कि ठाठ तो सारी अभी है, and स्वामीजीत ने भी यही यहाँ पर कहा है। So, and यहीं से हमें सारा experience आता है, यहीं से हम सीखते हैं। So, thank you so much, Dr. Anil. एंड जब हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस है
I think who better than the elders, the senior citizens who have so much of experience and wisdom and the knowledge. खासकर जब जिला बन गया, नवीन जिला बनने के बाद में गौरेला पिंड मरवाही में, यहाँ पे सवाल है हेल्थ का स्वास्थ्य के प्रति छत्तीसगढ़ इन रायपुर एरिया रिमोट देखो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन करने की कोशिश करो. His phone is switched off right now. I am unable to connect to him. So I think. So I think Devesh, आप he's on mute now. He's on mute now. Okay, okay. So you know what we usually say is that when we talk of an elder is a library with volumes of wisdom and knowledge, and they are our storytellers. Our elderly are meant to be those who share the secret of wisdom and knowledge and life with to the youth. So I will just request all the senior citizen and elders here that if you could share your experiences with us and help us gain some knowledge. So anything that you would like to share, we've heard so many speakers talking about so many various things, and I'm sure all of you have related to a lot of things said here on this platform. So anybody who would like to share something here? We need to correct young elders. Yes, in fact, this is something that I always say on my platform, that I don't have any senior citizen and elders, So if you ever come there, you will see them, being absolutely like, kids and enjoying their life. And thoda bahut jaise aapne us time bhi dekha, we do so many things, and when we play games and all, they actually come back to the, stage of school. So language में ना जो हम use करते वो हमें change कर. That's what I was talking in my session. कि वो जो mindset वहीं से आ जाता है ना, that people start perceiving me. So बिल्कुल. Let's start. So anybody who would like to share something here, अपनी कुछ experience जो आपने relate करा हो. सविता जी, yes, आपने अपना हाथ उठाया है. और आप लोग ये चीज जरूर बताएं जो पॉजिटिव एजिंग हम लोग बता रहे हैं, सानिया मेंबर हमारा पूरा टीम ये काम कर रहा है, क्या ये आप लोग को लगता है सच्ची बात लग रही है एक्सपीरियंस, उसमें भी कुछ बोलना चाहें तो बताएं ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले, क्योंकि आप लोग सब मार्गदर्शन देने के लिए हैं. अभी ये सेमिनार में हम लोग कोई एजुकेशन का कोई माने नहीं है अगर आपकी एक्सपीरियंस और विजडम हम नहीं जाने और हम उसको फिर यूज करके और लोगों को हेल्प करना चाहेंगे. नहीं, आप सब सही बताएं, कितनी भी मालूमात रहने दो, सुनने से वो रिवाइज करने से और हम भी आगे बढ़ते रहते हैं. जैसे आप बताएं कि माइंड को हमारे गाइड करना पड़ता है, ये सही है, मालूम सब कुछ है, लेकिन हम अपने उसमें लाते नहीं है. और मैं अपनी लाइफ का बताती हूँ, मैं भी यंगस्ट तक शादी होने तक बहुत एंजॉय करी, शादी के बाद भी अच्छा पीरियड गया, फिर थोड़ा स्ट्रगल टाइम आया, अब इतना ज्यादा अच्छा टाइम आया है बच्चों के साथ की, और 60 में आ रही हूं मैं, तो अब मेरा मन भी गृहस्थ आश्रम छोड़ने का हो रहा है, लेकिन बेटे बहू नहीं निकलने दे रहे, तो मुझे भी इसका सोल्यूशन चाहिए. सब देख कैसे करना है, हर तरह का पीरियड में देख चुकी, अब 60 के बाद मुझे भी वानप्रस्थ चाहिए. 5,655 और आप जैसे अभी मेडिटेशन एक मिनट का कराएंगे, आपका तो बड़ा दिमाग पे कुछ अलग ही आपके गाइडेंस से हुआ है. राजेश जी, can I request you to mute yourself, please? मैं तो कुछ बोलना चाह रहा था आपको. अच्छा, ठीक है. अभी थोड़ी सी पीछे से आवाज आ रही है. सविता जी finishes, I'll come back to you. राजेश जी तो और मजे हुए हमसे भी ज्यादा, वो तो सारे चक्रांश और भी बहुत से चीज इजी बताते हैं डेली. सैटरडे तो फिक्स है उनका टाइम. So yes, with that राजेश जी बताइए, what would you like to share? राजेश जी, can you hear me? राजेश जी, मैं पूछना चाहूंगा. चलिए, जब तक आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे वो सेटल डाउन हो रहे हैं, तो तब तक प्रकाश जी, हाँ जी बोलिए. ये सॉलिट्यूड क्या है? What is solitude and loneliness? Anybody can tell me? Yeah, I will say. I'll give the answer. Yeah. You know, Yeah.
when solitude and loneliness more or less are, the feelings are the same. You seek solitude, but you do not seek loneliness. You seek solitude, like, I move away. I move away to a place and distance myself to concentrate on some work, but I'm not lonely. But sitting in the midst of my own family members, I may feel lonely. So there's a difference. Again, solitude and aloneness. You may ask me that next question. Aloneness is, yes, people have gone away. See, aloneness may not be your choice. You are left alone because people have gone away. But solitude is your choice. You have sought solitude. Loneliness is not your choice. It comes into you. That is the mindset. That loneliness, you have to move it away. You have to say that in my solitude, in my aloneness, I'm not lonely. That loneliness is coming from the mind. That is the difference. Very mindful. Solitude comes from? Solitude is your attitude. You are seeking solitude. You are seeking solitude. But you are not seeking loneliness. Loneliness is the mental outcome, the mindset, the feeling, emotional instability, loneliness. But how to overcome it? The loneliness has to be overcome. You leave about solitude. Solitude is not a negative thing. But loneliness has to be overcome through yoga, meditation, concentration, and to understand yourself. Right in the beginning I've said, and Dr. Abha has repeated, and all others say, you must know who you are. Gita में कहा गया है कि स्वयं अहम, who am I? Who am I? ये who am I को अगर आप पहचान लें और आप ये ना सोचें कि हम बूढ़ा हो गए हैं, मुझे लोगों ने छोड़ दिया, तो आप अपना अंदर रिगेन करेंगे अपना स्ट्रेंथ. You will regain yourself. You will regain the strength. All the lectures that are going on are trying to strengthen the brain set. You are not old. मैं तो अभी सोच रही थी कि वर्ड अभी रीतू ने बताया, वी टॉक ऑफ द वर्ड ग्रोइंग अडल्ट. मैं सोच रही हूँ यहाँ से हम लोग कॉइनेज करेंगे ग्रोइंग एजिंग, ग्रोइंग एल्डर, ग्रोइंग एल्डरली. वी आर नॉट एल्डरली. I have also crossed 74. I am in 75. But I, feel as if somebody is pushing me at night saying, get up, talk to Abha, talk to Ritam. 12 बजे तक मैं बैठती हूँ. इनके पास टाइम नहीं है तब भी बात करने का. Who am I? No, we are the people who are trying to inspire you people like solitude. अगर आप लेते हैं तो वो भी blissful है. पर loneliness को मत अडॉप्ट करिए. Loneliness को कभी अडॉप्ट मत करिए. उसको बाहर निकाल दीजिए. ये मेरा कहना. मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी. हाँ जी बोलिए. हाँ जी, definitely Rajesh. 1 second, Abha ji is just Dr. Abha ji. Just let me finish this point. ये जो मैम ने एक्सप्लेन किया है उसको मैं बस क्लोज कर दूंगी. पॉइंट जो बोलना चाह रहे थे, जो आप समझना भी चाह रहे हैं. देखिए, लोनलीनेस ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. और ये अलोननेस, सॉलिट्यूड, ये जो एक फिजिकल अप्रोच है, फिजिकल कंपोनेंट है. आप उसको जीते हैं, देखते हैं, बट लोनलीनेस को देख नहीं पाते हैं, उसको महसूस करते हैं और देन यू गो इनटू डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यू. दिस इज व्हाट होल वर्ल्ड इज टॉकिंग ऑन लोनलीनेस. लोनलीनेस का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है. तो ये इसके लिए जो आपने बोला होप कैसे करें, नेक्स्ट पॉइंट में क्लोज करूंगी. उसके लिए हमें हेल्दी एंगेजमेंट, जैसे मैम ने कहा और मैंने भी अपने इसमें कहा, यू शुड नो योरसेल्फ. आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी लाइक्स क्या है, आप किस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना चाहते हैं, आप क्या एक हेल्दी एंगेजमेंट करना चाहते हैं. यू विल एंजॉय योर लाइफ. तो सॉलिट्यूड कभी कभी आपको ब्लिस देता है, बट लोनलीनेस एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है, साइकोलॉजिकल जो फीलिंग से रिलेटेड है, इसलिए हमें ज्यादा दुख दर्द देता है. जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यू, जब हम सॉलिट्यूड का बात करते हैं, अलोननेस का बात करते हैं, वो हम सीख करते हैं. ये हमारा फिजिकल कॉम्पोनेंट है. हम चाहते हैं कि हम उस तरह से जाए रहें, बट इसमें तो बिना चाहे ही सब कुछ हो रहा है, which I don't want but still happening. तो इसके लिए कोप करने के लिए आपको हेल्दी एंगेजमेंट, और जो सारे रिसर्चर्स में रिपोर्टेड है कि देखा गया कि जो एल्डरली पॉपुलेशन और जो 60+ लोग उन्होंने यूज किया, हेल्दी एंगेजमेंट में गए, अपने
अपने जो हॉबीज नहीं कर पाते थे, जो अपने ख्वाब थे उनको पूरा करना था, वो सब किया उन्होंने। तो देयर वाज सी डिफरेंस, लोनलीनेस को उन्होंने ट्रीट कर लिया अपने आप से, खुद से। खुद ही दवाएं, खुद ही मर्ज है, मैं यही सिखाती हूँ। ये सब यही पे। थैंक यू। डॉक्टर अनिल से एक चीज पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर अनिल से एक पूछना चाहता हूँ मैं कि साइकोन्यूरोबिक्स इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग दैट डिसीज। वो कहाँ है डॉक्टर अनिल? I don't think Dr. Anil is here, प्रकाश जी। आपने क्या सवाल पूछा? साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में उन्होंने बात की। इज इट यूजफुल पैथी टू डिसीज को रिन्यू करने के लिए साइकोन्यूरोबिक्स? ये आप यूज कर सकते हैं, इट इज एन गुड थेरेपी। इसके रिसर्च डेटा आउटकम जो है बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आई नो चक्र ध्यान, आई ऑल्सो डू इट। तो आपको पता चल जाता है कि मेरा कौन सा चक्र क्या, जैसे नाभि चक्र है जो पेट की प्रॉब्लम्स है, अगर आपको वो चक्र जान है तो आपका पेट की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम काफी रहेगा। और वो घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, और थ्रू अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस टेक्निक एंड ऑल्सो ये जो हमारा योग शास्त्र, हमारा ये जो इसमें सब कुछ है, सब हम जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, किस लेवल पे है। और हम कुछ उसको, जैसे उन्होंने कहा नहीं, अनक्लियर फिलोसफी कि बच्चों को ये करना चाहिए, हस्बैंड को ये करना चाहिए, वाइफ को ये करना चाहिए, बट इट इज समथिंग विच वी डोंट, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। बहुत कंफ्यूजन से डिफ्यूजन से बॉडी अनरेस्ट होता है, बॉडी डिजीज होता है। तो डिजीज, दिस इज इन माइंड से शुरू होता है डिजीज, दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन। तो अगर आपको ये चक्रा सिस्टम इट इज, अगर आप देखा जाए इसकी शास्त्र अगर पढ़ेंगे आप, ये पतंजलि का क्रिएटेड है। जो पतंजलि का अगर पढ़ेंगे आप योग शास्त्र, इसमें पूरे चक्र के बारे में मेंशन किया गया है। इनफैक्ट मैंने जो रिसर्च किया है, मेरे स्कॉलर्स भी हैं इंडियन सिस्टम पे, मैं काम चक्र खोलने का प्रथा वो होनी चाहिए। वो आप ध्यान मेडिटेशन इसका हैव टू डू समथिंग मैम ऑन दिस। आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद डॉक्टर अनिल। हमें एक सेशन इस पे करना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। ये नॉलेज बहुत ही नेसेंट है, लोगों को पता नहीं है। सो मे बी वी, as you are rightly questioning this on this platform, I appreciate। इस पे हमें बात, इतने हमें सवाल का जवाब नहीं हो सकता है, डिस्कशन चाहिए इसमें, so that और लोगों को ये दूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। करना पड़ेगा, ध्यान खुद को शुरू करिए, सवाल खत्म हो जाते हैं। Right, राजेश जी, you had to share something। हाँ जी, सभी को नमस्कार। सुबह से प्रोग्राम में देख रहा था, तो हमारी जो रंजना दीदी हैं वो बोल रही थी कि बच्चे परेशान हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो ये जो धारणा है ना, बिल्कुल गलत है। हम लोगों को लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो परेशान है तो हमको ज्यादा इंटरेक्शन करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। अगर उनको कोई परेशानी है तो हम उनके साथ अगर बात करेंगे तो हम उनकी टेंशन को रिलीज कर सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों को बता सकते हैं कि वो किसी भी डिफिकल्टी से बाहर निकला है। एक तो ये चीज, और एक जो है आप उनकी इतनी हेल्प करेंगे बच्चों की कि जो चीजें हमने अपने चाइल्डहुड में देखी है या हमने जो सही हुई है, अगर हम उनको ठीक से गाइड करेंगे तो उनको अपना जीवन जो है ना अच्छे से व्यतीत करने के लिए उनको मदद मिलेगी, एक उनकी हेल्प हो जाएगी और हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उनके साथ। और वो आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे, अगर कोई उनको प्रॉब्लम होगी तो वो बचाएंगे आपको। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं और आप अपने आप को भी बिजी रख सकते हैं फ्रूटफुली। और दूसरा, ये अभी बात कर रही थी मैडम पतंजलि के बारे में, तो मैं बताता हूँ कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग योग में बताए हैं नियम। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो जो 7 चक्रास है हमारे, एनर्जी सेंटर, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, और ये हमारा जो सेंटर ऑफ दी ब्रोज है इसमें वो चक्र और सहस्त्रार, तो अगर हम इनको एनर्जी सेंटर्स को हम जो है इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर हम उसको करें, मेडिटेशन करें। और कोई ऐसी चीज नहीं है आप उसको ये सोचे कि मैं एजेड हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, कोई उम्र नहीं हुई है। आप जब से इसको स्टार्ट करेंगे वही नया दिन है आपके लिए।
आप योग को करेंगे, प्राणायाम को करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, बच्चों से जितना इंटरेक्शन करेंगे, बच्चे नहीं है घर में, यू है मोबाइल फोन, तो आप उनसे वीडियो से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को लोनलीनेस है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक सुने, आप सत्संग सुने, आप भजन सुने, आप जो गाने सुने, अपने आप को किसी ना किसी, आप बुक्स को पढ़ें, अपने आप को जितना इन्वॉल्व करके रखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी लोनलीनेस फील ही नहीं होगी। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता ये सोचने के लिए कि मेरे को दुख है, मेरे को तकलीफ है। अगर मैं सोचता रहूंगा मेरे यहाँ दर्द है तो जरूर दर्द हो जाएगी। अगर मैं सोचूंगा मेरा आज का दिन कल के दिन से अच्छा है तो आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। अगर मैं सोचूंगा मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, आपको दुख तकलीफ जरूर महसूस होगा और आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो गेट योरसेल्फ, आप अपने आप को ये सोचिए ही मत कि भाई मेरी एज हो गई। एज इज जस्ट ए नंबर, एज तो बस एक नंबर की तरह है। आप इतना आपको ज्ञान है सबको कि आप उसको शेयर कर सकते हैं, और वो ज्ञान जो है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है वो। और आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों को भी लगेगा कि वो फिर और इंटरेक्ट करेंगे, उनको दिक्कत होगी, परेशानी। अगर आप ये सोचते हैं कि वो बड़े बिजी हैं या उनको बड़ी तकलीफ है, तो आपको उनके बारे में पता क्या लगेगी, क्या तकलीफ, व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आप उनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, खुद की इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तो आप भी बिजी हो जाएंगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं रितु एक बात करना चाहती हूँ, राजन जी जो कह रहे हैं ना, हम लोग को जो वीडियो प्ले किया जाएगा उसमें सब आंसर हो जाएगा इनका, हम लोग सबकी फीलिंग्स उसमें आंसर हो जाएगी। आई थिंक आफ्टर वोट ऑफ थैंक्स आप उसको लगाएंगी मैडम रितु। अभी एक क्लिपिंग है ना गाने का, जैसे जीने की तमन्ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुड वी शो इट जस्ट नाउ? वोट ऑफ थैंक्स की बात करिए। हाँ जी, वोट ऑफ थैंक्स की बात। So should I show it just now, or you want me to do it after vote of thanks? After the vote of thanks. Yes, I'll show after it. Vote of thanks, Ritu. Yes. So anybody else who would like to share some experience, their experiences here? So I think जब हम positive aging की बात कर रहे हैं, तो positive aging जैसे सब लोगों ने कहा, it is all about keeping a positive growth mindset throughout the older age, like any other phase of life. अगर हम ना सोचे कि हम old होते जा रहे, एक phase की तरह लेते रहे, जैसे हमने अपने decades पे decades हम लोग cross कर चुके हैं, तो हम 30s भी हुए, 40s भी हुए, 50s भी, तो if we just take it as a phase, so we will be able to go through it and take on any challenges or opportunities. A wrinkle here, a pain there, unexplainable sensations, all that are small things. But our mental health is what affects our physical health. So what you think you become. So we stop thinking that we are old, and I think that keeps us going. So thank you everyone. Ritu, I have one question. I think now we will request Narendra to give the vote of thanks and we'll start. एक point था जिसको clarification में देना चाहती हूँ, since people have raised this question but it was not answered. वो था क्वेश्चन था ये कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और एडजस्टमेंट, दो टर्म आई थी। तो मैं बताना चाहूंगी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट दोनों हम सही समझ रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा एडजस्टमेंट का दो पॉइंट होता है, हेल्दी और अनहेल्दी। अगर आप हेल्दी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आप विन विन सिचुएशन में हैं, अगर आप मैल एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आप दुखी हैं। इस बात को आप समझिएगा, जो आप लोग जिन्होंने सवाल पूछा था ये एडजस्टमेंट, आई थिंक रुचि वाज टॉकिंग इन अ टॉक, एडजस्टमेंट ओनली इज नॉट हेल्दी एडजस्टमेंट। आप वो फीलिंग के साथ आप अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं सैक्रिफाइस, यानी कि बेचारी हो, मैं बेचारी, मैं तो सैक्रिफाइस ही करती हूँ। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आप मैल एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्या उपाय है। बट हेल्दी एडजस्टमेंट है तो ये विन विन मॉडल है, मैल एडजस्टमेंट है तो विन और लूज मॉडल है। सो आई थिंक वी ऑल नो विन विन मॉडल इज ऑलवेज गुड। Over to you. Right, thank you so much, Dr. Abha.
And with this, we move to our vote of thanks. So like we always say, gratitude is the highest form of vibration. And of course, we would like to express our gratitude to all our speakers and the organizational committee. So for this, I would like to invite Mr. Narendra Pandey to say a few words. So Mr. Narendra Pandey has 14 years of experience in pharmaceutical marketing and over 10 years experience with hospital management. He has worked in tribal areas by setting up health camps in Naxal areas with various hospitals and doctors' teams. He has also helped COVID patients by virtual OPD in the program Chopal. And very soon he's going to be organizing a mass awareness program on breast cancer. So with this, I would like to invite Mr. Narendra Pandey to come and give his vote of thanks. थैंक्स टू लॉट। और बहुत अच्छा सेशन आप लोग के माध्यम से आज हुआ। थोड़ा सा मैं सॉरी चाहूंगा इस मंच को कि मैं बराबर टाइम नहीं दे पाया हूं, क्योंकि मेरा आज से ही एक प्रोग्राम चालू हुआ था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, और मैं अभी भी अपने रूरल एरिया पे हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर पे हूं अभी। सभी के प्रोग्राम विशेष तौर पे थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर आभा मैडम को, जिनके कारण, जिनके मोटो से ये प्रोग्राम हो पाया। हमारी काव्या फाउंडेशन की एडवाइजर यूं कहूं कि मेरी प्रेरणा स्रोत भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करता हूं और बहुत ज्यादा मुझे डॉक्यूमेंटेशन करने का नहीं है, पर बराबर मैडम शुभ्रा मैडम के माध्यम से ये प्रोग्राम करने का मुझे मौका मिला। फर्स्ट टाइम मैंने आप सभी को सुन पाया जितना मुझे टाइम मिला है। तो आप सभी के लिए मैं एक बार सबको थैंक्स कहूंगा, स्पेशली शुभ्रा मैडम को, डॉक्टर आभा मैडम को, रुचि सिन्हा को मैं सुन पाया था, डॉक्टर रुचि जी को, रुचि जी ने जिन्होंने राइट ऑफ एल्डरनेस के ऊपर में बात की, बड़ा शानदार प्रेजेंटेशन रहा। खास तौर पे रंजीत जी का मैं सेशन नहीं सुन पाया हूं, तो मैं उस पर कमेंट्स अभी नहीं कर पा रहा हूं। डॉक्टर अपना सौम्यजीत राय साहब ने जो प्रेजेंटेशन रखा था, वह प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा रहा, और एल्डर एज में अपने आप को कैसे बैलेंस किया जा सकता है इस बारे पे बात मुझे उनकी समझ में आई। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने एक नए कॉन्सेप्ट पे बात की, होलिस्टिक मेडिसिन के ऊपर में, और शायद भारतवर्ष में ये पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेडिकल साइंस के और होलिस्टिक पुराने वैदिक साइंस को जोड़ करके कैसे बेहतर जीवन जिया जा सकता है। इसमें केवल एल्डर एज ही नहीं, अपने जो युवा लोग हैं, खास करके बच्चे हैं, वो भी आएंगे, क्योंकि एल्डर को समझना केवल उनकी जवाबदारी नहीं है, जवाबदारी उनकी होती है जो ग्रोइंग एज पे चल रहे हैं। उन्होंने तो अपनी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव तय कर चुका होता है, अब उन्हें अपने आप को बदलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हम अभी उस जगह पे खड़े हैं जहां पे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता यहाँ पे थी। सबसे बात रही कि यहाँ पे काफी ओल्ड एजेस के लोग यहाँ मौजूद थे, और जिनके माध्यम से ये सारे प्रोग्राम हुए, उन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गंभीर सिंह जी ने भी एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे देने की कोशिश की कि रूरल क्षेत्र में किस तरह के जीवन शैली है। अगर इस बात को देखा जाए निश्चित रूप से कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा गांव के लोग हैं, उनमें लोनलीनेस का अभाव कम है, क्योंकि अभी भी वो अपने जीवन को उसी तरह जीते हैं जैसे कि बाकी जिंदगी को जी करके आए होते हैं। उनकी रूटीन लगभग वही रहती है, सवेरे का उठना और फिर अपने खेती किसानी की ओर चल देना, उनका टाइम पास होता रहता है। वो बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। जिस क्षेत्र में मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ पे टीवी और मोबाइल से बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं। इसलिए दूसरी चीज होती है, जो फॉरेस्ट एरिया में लोग हैं, जो रूरल एरिया में हैं, उनको बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती हैं, और जब अपेक्षाएं कम रहती है तो आदमी के ऊपर में डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी बीमारियां कम आती हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ना ही अन्य रोग भी बहुत कम होते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं फिर से आप लोग को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ पे खास करके डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, 74 साल की उम्र में भी इतनी एक्टिव। ऐसा किसी पेपर में मैंने किसी एड में ही देखा था कि 74 साल के बूढ़े नहीं जवान हैं। तो बस शुभ्रा मैडम के लिए और बाकी जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, चंद लाइनें पढ़ने के साथ मैं निकलूंगा कि गुजरते वक्त में पेड़ के फलों ने को पका दिया, गुजरते वक्त ने पेड़ों के फलों को पका दिया, वैसे तो बढ़ती उम्र ने मेरे तजुर्बों को बढ़ा दिया। मैं तो आज भी हर किसी से सीखता रहता हूँ हर पल, लेकिन कुछ कम उम्रों ने मुझे सयाना बना दिया। तो अच्छा है, हम तो उनसे भी हैं कि हम तो बच्चे की तरह ही रह रहे हैं और बच्चे की तरह ही सीखने की कोशिश करते हैं। जब मैं शुभ्रा जी से बात करता हूँ, मैडम सन्याल से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैडम ओल्ड एज के नहीं है,
मैडम अपने बचपने में है। और यही अच्छाई है इस पूरे प्रोग्राम का सार रहा कि हम अपने जिंदगी के सांझ पल को भी अपने सुबेरा जैसा बना के अगर चलते हैं तो वो बुढ़ापा नहीं होगा। जैसा कहा गया है बचपन और बुढ़ापा दोनों बराबर होते हैं, तो बचपन और बुढ़ापा दोनों बराबर उस तरह से है कि अगर बच्चे को डांट दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, एक बुजुर्ग को भी अगर कोई जवान कुछ बोल दे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शुरुआत जो मीटिंग की थी आईपीएस ऑफिसर से, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर साहब ने, कि अगर कोई अंकल बोल देता है तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप को मन से बूढ़ा नहीं समझते। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा कहलाना पसंद नहीं करता है, मगर सयाना कहलवाना अच्छा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अनुभवों को इशारा करता है। और अनुभव है कि चेहरे की झुर्रियों को मेरे मत गिन, ये सिलवटे हैं मेरे अनुभवों को। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, और क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया और अभी भी हड़बड़ी में हूँ, क्योंकि मुझे निकलना होगा, पानी गिरने वाला है और मुझे करीबन 10 बजे के पहले तक रायपुर पहुंचना होगा। मैं क्षमा चाहते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। गाना सुनते जाइए, गाना गाना भी है, गाना सुनिए, गाना लगाया जाएगा, गाना सुनते जाइए। बिल्कुल, जीने की तमन्ना हमें है, और इतने कहता हूँ जिस भी महिला ने नाचा है उसमें मुझे 3-4 चीज दिखाई देती है कि उसमें उनका मासूम सा बचपन दिखाई देता है, और जवानी की किशोरी की अलड़ता भी है, और जवानी की तरंगे भी है उसमें, और बुढ़ापा का मासूमियत लगता है। तो जरूर उस गाने को सुनना है, और आप तो सुनिए, मैं उसको देख रहा हूँ, बस अपना मैं वीडियो और माइक बंद कर रहा हूँ, बाकी मैं लाइन पे हूँ। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत खूब आपने बोला, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो जैसे हमने वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम पूरे टाइम यही कह रहे हैं दैट एजिंग इज इनएविटेबल, हाउएवर एजिंग इज नॉट अ लॉस्ट यूथ बट अ स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। So let's celebrate aging today. So we have a very special video जो हम आप सबको यहाँ दिखाना चाहते हैं. We are going to embrace aging and celebrate aging here, and we are going to express the authenticity and feel proud and empowered. So let's see this video here. Aarti, can we share the video?